ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, उसको यहाँ आज हम देख लेंगे। अच्छा जी, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है भावलपुर में, अटेंडेंस और वीडियो शो नहीं हो रही। भावलपुर में ऐसा क्या हो गया अचानक कि इंटरनेट चला गया है? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो भावलपुर में रहता हो, उसका इंटरनेट ठीक आ रहा हो? अच्छा जी सर, समझ आ गई थी। प्रॉपर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है सर। क्लिपिंग मास्क करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ नहीं हो रहा, वो तो करवा दें। अगर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिपिंग मास्क वाला काम नहीं हो रहा, आज आपने मुझे लाइव ज्वाइन करना है, मैं आपकी डायरेक्ट टूल पे करवा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों का इंडिविजुअल इशू है, कोई चीज़ पुरानी रह गई है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो मुझे लाइव ज्वाइन करें ताकि मैं उनके ही सिस्टम के ऊपर उनका वो मसला हल करवा दूँ। जैसे बाकी बच्चों ने कल अपने जितने भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व करवा लिए थे, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट ही करवा दें। ओके जी, कुछ बच्चों का इंटरनेट आ रहा है भावलपुर में, ठीक हो गया। पीटी सेल का ठीक आ रहा है, माइट भी आपके 4G वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें इशू हो सकता है। अच्छा, मुहर्रम की वजह से सिग्नल जैम है, ठीक है। ठीक है, चलें। वैसे तो वीडियो यहाँ मौजूद रहेगी, अगर आपके सिग्नल्स का इशू है बाद में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। ओके जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़े थे और आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ आ गई होंगी और अब आप लोग उसको यूज़ करना भी शुरू करेंगे। आज से हम लोग आगे के जो डिज़ाइंस हैं, स्किल्स हैं जो बाकी, वो सीखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम करें रिज्यूमे डिज़ाइन से। रिज्यूमे डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी अलाइनमेंट के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो इस तरह से हम कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए रिज्यूमे डिज़ाइन करें, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक कभी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक कभी सीवी नहीं बनाई हुई अपनी, उसकी सीवी नहीं है, रिज्यूमे वगैरह नहीं है उसका, तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरे पास कोई सीवी और कोई रिज्यूमे नहीं है। अच्छा, जिसके पास नेट नहीं है वो अटेंड नहीं कर सकेंगे। जिनके पास नेट नहीं है वो कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, एटलीस्ट अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है। लेक्चर आप बाद में ले लीजिएगा। अच्छा जी सर, मुहर्रम की वजह से नेटवर्क बंद होगा तो फिर क्या होगा? तब की तब देख लेंगे, बेफिक्र हैं आप, ठीक है। मुहर्रम की जो 9 और 10th आ रही है वो सैटरडे संडे को आ रही है, उस टाइम हमारी क्लास नहीं होती। उसके अलावा अगर आपके मोबाइल फ़ोन से अगर आप लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, पीटी सेल नहीं है आपके पास, तो सर हारून को आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, वो देख लेंगे फिर आप, ठीक है। जो भी आपकी अटेंडेंस वगैरह होगी
वो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। जिनका भी इशू है, जिनके पास सिग्नल्स नहीं आ रहे, टेंशन ना लें। आप लोग कोशिश ये करें कि जितनी आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क होती है वो कर लें। शाम तक सिग्नल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है 24 घंटे सिग्नल बंद रहेंगे, कुछ टाइम के लिए सिग्नल बंद होते हैं। तो सुबह 9 बजे तक आपके पास ये लेक्चर होगा, तो जब आपके सिग्नल आते हैं तो आप लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी सर, आई हैव बोथ MS वर्ड एंड यूरोपास स्टाइल CV, ठीक हो गया। कोई ऐसा बच्चा उसके पास CV नहीं है? ओके जी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबके पास CVs हैं, और आप में से सब बच्चों ने कभी ना कभी CV क्रिएट की होगी, माइट बी यूनिवर्सिटी टाइम के ऊपर या जॉब अप्लाई करते हुए। ओके जी, सर मेरी CV तो है, बट वो किसी और डिज़ाइन की है, मैंने नहीं बनाई कभी। ठीक है, ठीक हो गया, नो इशू। ओके, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूँ। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। मेरे पास भी एक टाइम पे CV नहीं थी, उसकी ज़रूरत कब पेश आई, क्या था उसके पीछे स्टोरी, वो थोड़ी सी आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि CV कितनी ज़रूरी है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि मैं तकरीबन सेकंड सेमेस्टर में था, और मुझे थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ कि मुझे अब अपने वालिद साहब के साथ हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, उस टाइम मैं कोई भी फ्रीलांसिंग वगैरह ऐसा जितनी नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग आएगी उससे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई करूं, जहाँ पे नॉर्मली आपके ये जो मॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। तो उससे ये होगा कि कोई भी 10-20 हज़ार जो भी मिलेंगे, उससे मैं मंथली सेविंग करके तो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस एटलीस्ट दे सकूँगा, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ के लोकल जो मार्ट वगैरह थे, शॉपिंग मार्ट वगैरह, उनमें अप्लाई करना शुरू किया, यानी कि उनके पास गया, उनको बताया कि इस तरह मुझे जॉब की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हमारे पास जो यहाँ पे सेल्समैन होते हैं वो प्रोबेबली जो भी किसी काउंटर वगैरह पे होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। हम न्यू जो लोग आते हैं उनको नॉर्मली जो दालें वगैरह साफ़ करनी है, चावल पैक करने का जो काम होता है उस पे रखते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है, मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो था वो डस्ट एलर्जी का मसला था। खैर मैंने कहा बंदा मास्क वगैरह पहन के तो ट्राई कर लेता, कोई इतना इशू नहीं है। खैर जी, मैं गया वहाँ पे, और ये चावल वगैरह साफ़ करने, दालें साफ़ करनी, उनको पैक करना, और वो जो उनके पैकेट्स वगैरह बनते हैं वो करने के काम में मैं स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन वो 3-4 दिन में मुश्किल से जा सका, वो डस्ट इतनी थी वहाँ पे कि मैं नहीं काम कर सका। सो उसके अलावा फिर वहाँ से छोड़ा, मैंने एक और जगह पे अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जी आप अपनी CV लेके आएँ। ठीक है, मैंने कहा कि CV मैं कैसे लेके आऊँ, मैंने तो अभी सिर्फ FSC की हुई है, तो CV में क्या लिखूँगा, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ आपने जो पूछा है। कहते कि नहीं मुझे प्रॉपर CV चाहिए। मैं जी घर आ गया, घर आके मैंने अपने चाचू से बात की कि इस तरह मुझे CV बनवानी है। तो मैं CV में क्या लिखूँ, जब मैंने किया ही कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ सेकंड ईयर की हुई है, और CV में क्या कुछ होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि CV बनती किस तरह से। खैर जी, उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास स्किल्स वगैरह हैं, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, MS वर्ड आता है, जो भी चीज़ें वगैरह आती हैं वो लिख दो इसमें, और जो भी FSC वगैरह की है जिस सब्जेक्ट के अंदर जहाँ से की है वो सारा कुछ लिख दो। मैंने एक वर्ड की फ़ाइल ओपन की, और उसके अंदर से ये सारा कुछ लिख दिया, नाम वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। वो कोई मुश्किल से जाके आधा पेज बना। अब मुझे समझ ना आया कि मैं इसको एक पेज पे कैसे लेके जाऊँ, ये तो हाफ पेज बन रहा है। मैंने जी खींच तान के उसमें स्पेसेस वगैरह दे के फ़ॉन्ट्स बड़े करके तो उसको एक पेज पे ले गया। और वो फिर मैं CV लेके जो वहाँ पे उनका जो इंचार्ज था उसको दिखाई कि इस तरह मैं सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और ये मेरी CV है। CV दे दी मैंने उनको। वो CV उन्होंने रखी, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम हफ्ते तक आपको बताएंगे, अभी कुछ लड़के यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं, और ये वो एक हफ़्ता जो वेट करना था, उसी दौरान मैं और स्ट्रगल कर रहा था, देख रहा था कहीं ना कहीं से मुझे कुछ और मिल जाए कि मैं थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकूं। और इसी दौरान मुझे फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा आइडिया हुआ, और देखा कि मुझे जो थोड़ा बहुत काम करना आता है उसको मैं सेल कर सकता हूँ। सो उन्होंने तो मुझे बुलाया नहीं CV के अगेंस्ट, लेकिन ये था कि मुझे एज अ फ्रीलांसिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, और वहाँ से मैंने फिर फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। तो अच्छी बात ये थी कि अगर वो मुझे बुला लेते तो वहाँ पे नुकसान मुझे ये होता कि मैं वहाँ पे सेल्समैन की जॉब के लिए रहता और कभी भी फ्रीलांसिंग की तरफ ना आता। तो एक टाइम वो था कि जब मुझे CV बनानी नहीं आती थी, ना इसकी इंपॉर्टेंस पता थी,
और आज मैं आप लोगों को रिज्यूमे डिज़ाइन या सीवी डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आइडिया है कि इंसान किस तरफ का सोच रहा होता है और अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या सोचा होता है। तो खैर जी, आप लोगों में से अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं। मैं अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। रिज्यूमे डिज़ाइन जी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लें। रिज्यूमे डिज़ाइन का जो मेन पर्पस है, जो मेन हमारा काम है रिज्यूमे का, वो सिर्फ ये है कि आपका जो बैकग्राउंड और जो स्किल्स हैं उसको शो करने के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन हो कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसकी ओवरऑल एजुकेशन कितनी है, इसने किस किस कंपनी के साथ काम किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आप नॉर्मली अपने रिज्यूमे के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। और आपको क्या क्या काम आते हैं, आप फ्यूचर में क्या करोगे, आपके क्या स्किल्स के साथ आप क्या कुछ डेवलप कर सकते हो, तो वो सारा कुछ जो है आपके रिज्यूमे के अंदर लिखा जाता है। तो सवाल ये है कि फिर सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जॉब्स की हुई हैं, कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई बता सकता है कि सीवी और रिज्यूमे में कोई फ़र्क है या नहीं है, और अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है। अच्छा जी, आइसक्रीम भी खा लिया करें सर। जी जी, मैं ज़रूर आइसक्रीम खाता हूँ, कोई टाइम होता है आइसक्रीम का, ऐसा नहीं कि मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ। हाँ, मैं खिलाता नहीं हूँ आइसक्रीम, जिसने खानी है वो खुद खा सकता है। अभी पिछले दिन एक स्टूडेंट आए हुए थे भावलपुर से, आप लोगों के बैच के। वो मुझे कह रहे थे कि सर मैं पिंडी आया हूँ तो आपसे मिलना है। उनकी भी ख्वाहिश थी आइसक्रीम खाने की, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था तो वो चले गए, लेकिन खैर। अच्छा जी, रिज्यूमे फॉर फ्रेश, सीवी फॉर एक्सपीरियंस्ड, ठीक हो गया। सीवी जनरल होती है, ओके। आइडिया नहीं है, ठीक है, नो इशू। सीवी में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए जाते हैं, रिज्यूमे में नहीं मेंशन होते, ठीक है। सीवी एंड रिज्यूमे का पता नहीं, ठीक है। रिज्यूमे है जो आपके लिए डिफरेंट होता है, बिल्कुल है, सही है। अच्छा, रिज्यूमे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पेज वेयर सीवी कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक हो गया। आई थिंक नो डिफरेंस, ठीक है। चलें एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिफरेंस है, ठीक है, फ़र्क दोनों में है, लेकिन वो क्या फ़र्क है थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। अच्छा जी, रिज्यूमे इज़ फॉर फ्रेशर्स, अच्छा रिज्यूमे इज़ फॉर फ्रेश कैंडिडेट एंड सीवी फॉर एक्सपीरियंस्ड वंस। नहीं, ऐसा नहीं है। CV has a layout while अच्छा, रिज्यूमे हैज़ अ लेआउट while CV is so simple। ओके, CV का भी रिज्यूमे हो सकता है, ठीक है। CV हैज़ नो लेंथ, ठीक है। CV जितनी मर्जी लंबी आप कर सकते हैं, जितना कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा जी, CV एकेडमिक करियर के लिए होती है, रिज्यूमे इज़ फॉर एक्सपीरियंसेस। क्या CV में हम लोग एक्सपीरियंसेस नहीं लिखते, रिज्यूमे में एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। रिज्यूमे शॉर्ट होता है, CV डिटेल होती है, चलें ये ठीक है। रिज्यूमे 2 पेजेस की होती है और CV हैज़ नो लिमिट, ठीक हो गया। और कोई इसके अलावा आपके माइंड में डिफरेंस हो, कोई चीज़ आपको लगता हो कि डिफ़र करती है दोनों में। रिज्यूमे हर जॉब के लिए सेपरेट बनाई जाती है, CV सब जॉब के लिए एक ही बनाई जाती है। CV में ऑल सर्टिफिकेट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। रिज्यूमे आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद क्रिएट करते हैं, ठीक है। CV आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप कोई चेंज नहीं करते, आप एक ही CV तमाम जॉब्स के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो रिज्यूमे होता है उसमें आप जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स, क्या क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस, वो स्किल्स आप अपनी CV में से निकालते हो, एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हो, और वो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हुए उनको सेंड करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो रिज्यूमे होता है वो 1 पेज तक होता है या मैक्सिमम 2 पेज तक जा सकता है, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि वह जितना शॉर्ट हो सके। और रिज्यूमे हमेशा नॉर्मली आपकी CV की एक तरह की समरी होती है, लेकिन वो जॉब से रिलेवेंट होता है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का सेपरेट CV, सेपरेट रिज्यूमे बनेगा, ठीक है। CV में आपने सब कुछ लिखा होता है, जो आपने सर्टिफिकेशन, जो आपने एजुकेशन, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स हैं, जो कुछ आपके पास है, वो सारा कुछ CV में होगा। तो अगर जॉब के लिए वो रेज्यूमे मांगते हैं तो रेज्यूमे आप देखोगे कि मैं अपनी CV में से ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस या ऐसी कौन सी एजुकेशन जो है वो इस जॉब से रेलिवेंट है, फिर वो लिखते हैं आप। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ
तो सीवी के अंदर आपने लिखा होगा मेरी मैट्रिक की डिग्री इसमें है, उसमें इतनी मेरी परसेंटेज थी, ये सब कुछ था। एफएससी में ये मैंने पढ़ा और ये मेरी परसेंटेज थी। बैचलर्स मैंने इसमें किया हुआ है, मास्टर्स मैंने इसमें किया हुआ है। लेकिन जो रिज्यूमे होगा उसमें जस्ट आप देखोगे कि इसमें जो मैं जहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए कौन सी मेरी डिग्री ज़रूरी है। तो माइट भी आप आखिरी जो 2 होंगी आपकी, आप जस्ट वो लिख दोगे, या जस्ट एक लिख दोगे बीएस मैंने इसमें किया हुआ, तो बाकी जो होंगे वो इंटरव्यू के टाइम वो पूछ लेते हैं। इसी तरह से आप अपनी जॉब एक्सपीरियंस देखोगे कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है, मैं वो नहीं लिखूँगा इसमें। ठीक है, इसीलिए अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करोगे। तो इस तरह की चीज़ के लिए हमेशा हम देखते हैं कि जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसी से रेलिवेंट कंटेंट जो है हम अपने रिज्यूमे के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है सीवी और रिज्यूमे के अंदर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो सीवी है वो काफ़ी लेंथी होती है, वो माइट भी 3-4 पेजेस पे जा रही हो, लेकिन जो रिज्यूमे होता है वो उसकी कोशिश ये होती है कि वो एक ही पेज पे ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ओके। अभी तक माइट भी आप लोगों के पास कुछ इस तरह के रिज्यूमे होंगे। हम लोग जो बात करें हैं वो रिज्यूमे डिज़ाइन की है। ठीक है, हम लोग रिज्यूमे ही डिज़ाइन करेंगे। मुझे लगता है सारे आइसक्रीम वाले मेरी ही गली से गुजर रहे होते हैं, पता नहीं इनको क्या इधर से मिलता है। अच्छा, जो आप लोगों की अभी तक की सीवीज़ हैं या रिज्यूमेज़ हैं वो कुछ इस तरह के डिज़ाइन हुए होंगे। नॉर्मली डिज़ाइन के लिहाज से सीवी और रिज्यूमे में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ लेंथ का फ़र्क होता है, कंटेंट का फ़र्क होता है। जो स्टाइल है, जो डिज़ाइन है, रिज्यूमे अगर आपको डिज़ाइन करना आता है तो आप सीवी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसमें टेक्स्ट ज़्यादा हो रहा होता है। हम लोग रिज्यूमे डिज़ाइन की बात करेंगे क्योंकि नॉर्मली रिज्यूमे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन किया जाता है। सीवी एक दफ़ा डिज़ाइन हो गई तो वो रख दी जाती है और नॉर्मली उसमें कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग लिखा होता है, हेडिंग्स और टाइटल के साथ। ठीक है, लेकिन जो रिज्यूमे होता है कोशिश ये की जाती है कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि वो एक पेज का होता है, आपने उसी एक पेज के अंदर ही अपने आप को शो करना होता है। सो अभी तक की आप लोगों की जो सीरीज़ वगैरह होंगी कुछ इस तरह की होंगी। माइट भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश की हो, या किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह जो ऑनलाइन इस तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उसमें अपना कंटेंट ऐड करके कोई भी जो ऐप वगैरह इंस्टॉल करके उसने अपनी सीवी डिज़ाइन की होगी। तो हम जो सीवी डिज़ाइन करेंगे हम इलस्ट्रेटर के अंदर करेंगे। ठीक है, वर्ड के अंदर हम सीवी डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड जो है वो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। हम जब डिज़ाइन की बात करें तो हम इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और क्लाइंट को नॉर्मली हम पीडीएफ फाइल दे रहे होते हैं जिसको वो अपने आगे जॉब वगैरह के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम एज्यूम ये करते हैं कि एचआर के पास आपकी सीवी गई है, तो आप इसमें से कौन सी सीवी पहले पिक करोगे। तो याद रहे सीवी का जो मेन पर्पस है, सीवी आपको जस्ट इंटरव्यू के टेबल तक लेके जाती है। सीवी आपसे प्रॉमिस नहीं करती कि वो आपको जॉब लेके देगी। ठीक है, तो मेन जो पर्पस का होता है वो आपको इंटरव्यू के टेबल तक लेके जाना होता है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये 3 सीवीज पड़ी हुई हैं, आप सबसे पहले इनमें से कौन सी उठाओगे। सर मेरी एग्जैक्ट इसी स्टाइल में जी बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों की सीवीज़ अभी तक कैसी हैं, सो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आप लोगों की सीवीज़ को आज बेहतर किया जाए। जी सर की थी बट नॉट सेटिस्फाइड। जो आपकी ऐप्स वगैरह होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती डिज़ाइन की, और सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा एडिटेबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन नहीं होता। जो ओवरऑल डिज़ाइन उसमें अवेलेबल है आपने उसी में कंटेंट लिखना होता है। ठीक है जी, आप लोग कलर्ड सीवी या थर्ड वाली सीवी जो है उसको पिक करेंगे क्योंकि वो थोड़ी आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, या ये क्यों इतनी अट्रैक्टिव है। आप फ़ौरन से उसको पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारी भी कोशिश होगी कि हम अपनी सीवीज़ को अट्रैक्टिव बनाएं, लेकिन इतनी भी अट्रैक्टिव ना हो कि वो बच्चों वाली कलरफुल सी लगे। हम हर जॉब के लिए जॉब के लिहाज से सीवी डिज़ाइन करेंगे, तो हम कुछ सैम्पल्स को देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं सीवी डिज़ाइन करने से रेलिवेंट, वो अपने पास नोट कर लीजिएगा। आज एक आध सीवी को क्रिएट भी करके देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फ़ाइनल जो हम लोगों ने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना है वो किस तरह से होगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो आपके रिज्यूमे डिज़ाइन के अंदर आती है वो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे पॉसिबल हो सके वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स ऐड करें, क्योंकि इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं उससे आपका जो कंटेंट है वो पढ़ना आसान हो जाता है। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, इन्फोग्राफिक्स के नाम से पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन को ग्राफिक में प्रेजेंट करना। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है आप ग्राफिक्स यूज़ करके उसको प्रेजेंट करते हैं। अब किस तरह के ग्राफिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है कि मैं
हॉबीज़ में आपने लिखा हुआ है कि मुझे साइकिलिंग पसंद है या मुझे फूड पसंद है, तो आप फूड का आइकन या साइकिलिंग का आइकन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहीं पे परसेंटेज यूज़ की हुई है, तो उसके साथ आप जो है पाई चार्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सर्कल चार्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस तरह की आप जहाँ पे भी किसी कंपनी में अगर आपने काम किया, वहाँ पे उस कंपनी का लोगो यूज़ कर सकते हैं। टाइम लाइन क्रिएट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन की। आगे चल के मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊँगा इन्फोग्राफिक्स की, तो हम जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ कोशिश करते हैं कि इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करें, ताकि जो चीज़ पढ़ने वाली है वो ईज़ी हो जाए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उसके साथ फ़ोन की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप फ़ोन क्रिएट कर देते हो, आइकन यूज़ कर लेते हो, ईमेल के साथ ईमेल का आइकन यूज़ कर लेते हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैच करना, उसको पिक करना ईज़ी हो जाता है। ठीक है? तो हम लोग भी इन्फोग्राफिक्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि एक ही तरह का कलर पैलेट यूज़ करें, यानी कि ये ना हो कि टॉप पे हेडिंग जो है ब्लू कलर में, नीचे आते तक वो ग्रीन कलर में होना शुरू हो गई हैं। एक तरह का आप कलर पैलेट रखोगे। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए सीवी, रिज्यूमे वगैरह डिज़ाइन किए हैं, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, उनका कंप्लीट ब्रांड क्रिएट कर रहा होता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, ठीक है? और मुझे कंप्लीट अपनी एक ब्रांडिंग क्रिएट करनी है। तो उस ब्रांडिंग के अंदर मैं उसका फिर बिज़नेस कार्ड वगैरह और उसकी वेबसाइट वगैरह, उसका रिज्यूमे, ये सारा कुछ फिर उसको डिज़ाइन करके देता हूँ। उसमें उसका फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, इसकी डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन। तो ये कंप्लीट फिर जो ब्रांडिंग होती है वो अच्छे खासे फिर बजट की होती है। लेकिन आपको आइडिया देने के लिए कोशिश ये की जाती है कि सारा कुछ कंसिस्टेंट हो। आप कह सकते हो अपनी जो आपका क्लाइंट है उसको कह सकते हैं कि मैं आपको एक ऑफ़र ये देता हूँ, एक पैकेज ये देता हूँ कि कंप्लीट आपकी सोशल मीडिया, आपके बिज़नेस कार्ड, आपका रिज्यूमे, इन सबको एक ही तरह का डिज़ाइन दे सकता हूँ। अब वो एक तरह के डिज़ाइन का क्या मतलब है कि कलर सेम होंगे और फ़ॉन्ट सेम होंगे, ठीक है? उसका कोई आप लोगो क्रिएट कर सकते हो उसके नाम का, टाइपोग्राफिक लोगो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उस तरह की चीज़ हम लोग नॉर्मली क्लाइंट के लिए क्रिएट करते हैं। तो वो एक कोशिश ये होती है कि सब कुछ जो हो वो सेम स्टाइल में हो, सेम डिज़ाइन में हो, ताकि चीज़ एक तरह से अच्छी लगे और पता चल रहा हो कि ये सब कुछ एक ही पर्सन ऑन करता है, ठीक है? इसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम क्रिएटिविटी को और प्रोफेशनलिज्म को बैलेंस करें। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा उसमें फूल तितलियाँ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह की जॉब है उस तरह के रिज्यूमे को डिज़ाइन करें। ये ना हो कि आप एज अ लॉयर, किसी क्लाइंट, कोई क्लाइंट है वो एज अ लॉयर अप्लाई कर रहा है और उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा, उसमें कलरिंग वगैरह और बहुत अजीब व गरीब सा डिज़ाइन आपने क्रिएट कर दी है, तो वो फिर चीज़ इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है? तो या कोई सिविल इंजीनियर है या कोई इस तरह का फाइनेंस से रिलेवेंट कोई काम करें, तो कोशिश ये होगी कि हम लोग क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म दोनों का बैलेंस रखें। आगे चल के मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा जिससे आपको और मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक हमने लिमिट रखनी है अपनी क्रिएटिविटी की, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद चीज़ों को सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो दिखा दूँ। मैंने आपको शुरू में बताया रिज्यूमे का पर्पज़ ये है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो उसको नज़र आनी चाहिए, आपकी डिज़ाइन स्किल के लिए आपका पोर्टफोलियो मौजूद है, ठीक है? अगर आप ये दिखाना चाहते हैं मैं क्रिएटिव डिज़ाइन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं अपने रिज्यूमे के अंदर वो सारी स्किल्स दिखा दूँ, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपका रिज्यूमे सिंपल हो सकता है, आप जस्ट अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपनी स्किल्स को शो करें, ठीक है? वहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग नज़र आनी चाहिए। आपके रिज्यूमे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी डिज़ाइनिंग नज़र आए, बट स्टिल रिज्यूमे इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि वर्ड की फाइल के अंदर बना के ले आए हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की वजह से ये होता है कि चीज़ें पढ़ी नहीं जाती। हर बंदा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिज़ाइन जो होता है वो यूज़र बेस्ड होता है, आपके जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हो अक्सर औक़ात उसको डिज़ाइन समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपका जो फ़ोकस है वो चेंज हो जाता है। आप डिज़ाइन करके अपने आप जो अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर रहे होते हैं कि मुझे पसंद आए डिज़ाइन, जिसके लिए आप क्रिएट कर रहे हो उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आती, ठीक है? तो आप डिज़ाइनर हो, जिसका आप क्रिएट कर रहे हो वो डिज़ाइनर नहीं है, वो एचआर का कोई बंदा होगा, वो डेली डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखता है, तो उसको अगर अजीबो-गरीब सा डिज़ाइन नज़र आएगा तो वो माइट बी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसको समझ ही नहीं आएगा इस कंटेंट को समझना कैसे है, इसमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है, ठीक है? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक चेक कर लूँ यहाँ पे इंटरनेट आ रहा हो। ओके, वी आर गुड, ठीक हो गया। अच्छा, सर ये की पॉइंट सीवी के लिए भी हैं जी। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि सीवी और रिज्यूमे डिज़ाइन के जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे सेम हैं, रूल सारे सेम हैं, जस्ट टेक्स्ट का फ़र्क होता है। सीवी में टेक्स्ट ज़्यादा होगा और रिज्यूमे में टेक्स्ट कम होगा। इसके अलावा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है? पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे सीवी में, लेकिन ओवरऑल
पॉइंट सारे यही हैं। इसके बाद आप अपना पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर पॉसिबल हो तो सीवी का ही जो, अब देखें जो जिस बंदे की सीवी है उसका फेसबुक तो होगा ही होगा, या साथ इंस्टाग्राम भी होगा, ठीक है। अक्सर लोग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जो होता है वो अपनी सीवी में दे रहे होते हैं। तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि जस्ट फॉर एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज मैं लूँगा और आपके जो सोशल मीडिया है उसको अलाइन कर दूंगा आपकी सीवी के साथ और आपके बिजनेस कार्ड के साथ। तो क्लाइंट को जब पता चलता है कि अच्छा ये भी किया जा सकता है और ये पॉसिबिलिटी भी है और इससे मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग फील आएगी मेरी, तो उसकी वजह से फिर क्लाइंट कहता है कि चलो एक्स्ट्रा पेमेंट है थोड़ी बहुत, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि एंड में मेरे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक अच्छा जो ओवरऑल ब्रांड है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं साथ कमेंट्स देख लूँ सर। डोमिनेंट रिज्यूमे के इन्फॉर्मेशन को ही होना चाहिए इवन इफ़ इट्स डिज़ाइन। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन पे फोकस हो, बजाय इसके कि अपने ग्राफिक्स आप ऐड किए जाओ, ठीक है। अच्छा, असर पेन टूल नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करने से भी नहीं हो रहा। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर लेते हैं, इसके बाद आप लाइव आइएगा मेरे साथ, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मुझे दिखाइएगा पेन टूल से क्या कर लेते हैं और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, असर थोड़ी ऑफिशियल सीवी तो आम तौर पे सिंपल ही रखी जाती है, कलर सीवी तो बहुत कम ही यूज़ होती है। अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि इस तरह की सीवीज़ होती हैं या नहीं होती, ठीक है। जो अभी शुरू में आपको सीवी दिखाई थी वर्ड वाली, वो सीवीज़ आपने नॉर्मली देखी होंगी, लेकिन सिंपल सीवी भी डिज़ाइन हो सकती है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि वो डिज़ाइन सिंपल किस तरह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ कलरफुल होने से ही अट्रैक्टिव लगेगी, आप विदाउट कलर भी चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप अलाइनमेंट कितनी अच्छी करते हो चीज़ की। सो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डिज़ाइन के जो ओवरऑल आप क्रिएट करें उसके स्पेलिंग्स एटलीस्ट चेक कर लो अपने रिज्यूमे के, क्योंकि अक्सर औकात आप जो टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हो इलस्ट्रेटर में, आप स्पेलिंग चेक नहीं करते, तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है कि इतना प्रोफेशनल इसने लिखा हुआ है लेकिन बीच में स्पेलिंग का मिस्टेक है। तो हमेशा इस डॉक्यूमेंट के आपने स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लेने, ठीक है। इसके बाद आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो, ताकि उसको कॉन्टैक्ट करने में कोई इशू ना हो। क्योंकि अगर आपकी उसने डिग्री वगैरह देख ली, अच्छा ये बंदा हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, हम इसको कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं आपके रिज्यूमे के अंदर वो उसको मिलती नहीं, ठीक है। आपने इस तरह से डिज़ाइन की होती है कि वो समझ ही नहीं आती, उसमें प्रॉक्सिमिटी वाला वो चीज़ ही नहीं है, फीचर ही नहीं है। तो कोशिश की जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, वो हमेशा बाकियों से थोड़ी डिफरेंट हो, उभर के थोड़ी सामने आए, ताकि उसके लिए कांटेक्ट करना थोड़ा इजी हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो कंटेंट है वो स्कीमेबल होना चाहिए। कोई बता सकता है स्कीमेबल कंटेंट का क्या मतलब है और कैसे बनाया जा सकता है स्कीमेबल कंटेंट? अच्छा, मैं साथ साथ आपके कमेंट्स देख रहा हूँ सर। जो रिज्यूमे और सीवी मोबाइल ऐप्स के थ्रू बनाते हैं वो सही होते हैं? अच्छा सवाल है। अगर आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं चीज़, आपने खुद अपने यूज़ के लिए यानी कि अपनी जॉब के लिए यूज़ करना है, तो फिर कोई मसला नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं, ऐप वगैरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए चीज़ बना रहे हो तो क्लाइंट काफ़ी चेंजेस वगैरह मांग सकता है, जो चेंजेस माइट भी उस ऐप में पॉसिबल ना हो, या क्लाइंट सोर्स फाइल मांग सकता है जो कि आपको वो ऐप नहीं देती, ठीक है। तो एआई फाइल तो वहाँ से नहीं निकलेगी। सो इसलिए हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। ठीक हो गया। सर सीवी डिज़ाइन करने के बाद उसमें टेक्स्ट भी इलस्ट्रेटर से ही लिखेंगे? जी बिल्कुल, सारी जो सीवी है आपकी कंप्लीट वो इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन होगी। सर स्कीमेबल इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट रीडिंग एवरी सिंगल वर्ड। ठीक हो गया। नो सर, नो आइडिया ऑफ स्कीमेबल, एक नज़र में जो इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। हमें आपने डेफिनेशन बिल्कुल ठीक बताई है स्टूडेंट्स ने। स्कीमेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा कंटेंट, ऐसा पेज या ऐसी बुक जिसको हम जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करें और हमें समझ आ जाए कि ओवरऑल टॉपिक क्या था, ओवरऑल स्टोरी क्या थी, ठीक है। आपने माइट भी मैगजीन्स पढ़े हों, न्यूज़पेपर पढ़ी हों, तो हम जस्ट ऊपर ऊपर से उसको पढ़ते हैं, हमें आइडिया होता है अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है। या इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी में बुक रीडिंग की होगी, तो उसमें भी जस्ट आप मेन पॉइंट्स को पढ़ते हो और आपको आइडिया होता है अच्छा अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। तो स्कीमेबल आपने कंटेंट को बनाना है, अपने रिज्यूमे कंटेंट को। आपके पढ़ने वाले को ऐसा ना हो कि उसको पूरा ए से लेके जेड तक रिज्यूमे पूरा पढ़ना पड़े तब जाके उसको समझ आए अच्छा ये बंदा ये काम करता है, ये ना हो। हमने उसको स्कीमेबल बनाना है कि वो जल्दी से एक नज़र में बता दे अच्छा ये बंदा जो है इसने ये स्किल्स के पास हैं, इसका ये एक्सपीरियंस है, इसने इसमें डिग्री की हुई है, ठीक है, इसको हम इस साइड पे रख देते हैं। तो वो
कंटेंट स्कीमेबल बनेगा कैसे? बात यह है कि उसको बनाएंगे कैसे। वो बनता है हेडिंग्स के साथ। आप जब हेडिंग्स बोल्ड रखते हो, जो मेन पॉइंट्स उनको बोल्ड करते हो, उनको प्रोमिनेंट करते हो, उनको डोमिनेंट करते हो, तब जाके वो एक ओवरऑल जो आपका कंटेंट है वो स्कीमेबल बनता है। आगे चल के हम मजीद सैम्पल्स के अंदर ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको स्कीमेबल बनाएं, ताकि पूरे रिज्यूमे को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जस्ट मेन पॉइंट्स को पढ़े और चीज़ को क्लियर हो जाए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप कॉलम्स को यूज़ करोगे स्पेस ज़्यादा करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए। रिज्यूमे के अंदर कंटेंट काफ़ी होता है, इसलिए अक्सर औकात उसमें हम कॉलम्स ही क्रिएट करते हैं, ताकि एक साइड पे हम एक इन्फॉर्मेशन दें और दूसरी साइड पे दूसरी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि एक ही पेज के ऊपर हमारा सारा कंटेंट जो है वो फिट आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी कॉलम्स क्रिएट करेंगे। और ये चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आपके पास आर्ट बोर्ड छोटा हो, टेक्स्ट ज़्यादा हो, तो हमेशा कॉलम्स क्रिएट करें और फिर चीज़ों को अरेंज करना शुरू करें, तो वो काफ़ी अच्छी लेआउट बन जाती है और आपका कंटेंट भी फिट आ जाता है। इन तमाम पॉइंट्स के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, सर सीवी में कॉलम्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं बच्चे। मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट सीवी और रिज्यूमे दोनों पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ सीवी के लिए या रिज्यूमे के लिए हैं। आप सीवी में भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी 5 पेज की सीवी है, कॉलम्स क्रिएट करें, वो 2 या 3 पेज पे आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी सीवी है, या आपके उर्दू का पेपर नहीं है कि देखने वाला उसको हाथ से नाप के देखेगा कि अच्छा इसकी 5 पेज की सीवी है तो इसको हायर कर लेते हैं। वो कंटेंट देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। 3 पेज की सीवी वाले को माइट भी हायर कर लें, 10 पेज की सीवी वाले को नहीं हायर करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका कंटेंट क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। अच्छा, सर कल से हमारी तरफ सिग्नल का इशू है, बफरिंग हो रही है, बस मेरी क्लास मिस हो रही है। मैंने आपको बताया है कि बाद में देख लीजिएगा जब आपके पास सिग्नल्स आ जाएंगे। अच्छा सर, क्या ग्रामरली इलस्ट्रेटर में काम करता है? मेरे ख्याल में ग्रामरली इलस्ट्रेटर में काम नहीं करता, वो आपके ब्राउज़र के प्लगइन्स हैं, वो ब्राउज़र में ही काम करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ओके। आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि रिज्यूमे के अंदर आपकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ये थोड़ा सा एक आपको आइडिया दिया हुआ गाइड्स क्रिएट करके कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी जो अलाइनमेंट है उसको सेट रखें। अब अलाइनमेंट इसमें है क्या और किस तरह हो रही है? अगर हम देखें यहाँ पे, सबसे पहली जो अलाइनमेंट है इसमें, इसके ये लेफ्ट साइड पे और यहाँ राइट साइड पे दोनों में स्पेसिंग सेम है, ठीक है। एक चीज़ हमने ये क्लियर करनी है कि हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे स्पेसिंग सेम हो। उसके बाद इसकी ये जो पिक्चर है, इसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये सारा कुछ आपस में मिड अलाइन है, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है और ये सारा कुछ टॉप पे अपने आपस में अलाइन है, ठीक है, नीचे तक। फिर ये देखें तो ये भी टॉप पे अलाइन है इस तरह से। उसने शायद यही चीज़ कॉपी करके नीचे रख ली है ताकि उसी में वो टेक्स्ट चेंज कर सके। फिर यहाँ पे स्किल्स देखें अगर हम, ठीक है, तो ये सारी की सारी आपस में अलाइंड हैं। और नेक्स्ट में अगर वो क्वालिटीज़ देखें तो वो भी सारी आपस में अलाइंड है। और ये टॉप से बॉटम तक ये सारी चीज़ें अलाइन है। और राइट साइड पे यहाँ से इसके जो राइट अलाइन की हुई है या राइट जस्टिफाई की हुई है चीज़, वो सारी नीचे तक अलाइंड है, ठीक है। तो हम भी इसी तरह कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ों को सारे को अलाइन रखें। जब मैंने इन्फोग्राफिक्स की बात की थी, इसमें देखें अगर, तो इसने यहाँ पे स्किल्स शो की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो डॉट्स के अंदर उसने स्किल्स शो की हुई हैं कि मुझे फोटोशॉप ज़्यादा आता है, इलस्ट्रेटर बहुत थोड़ा आता है, इन डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा आता है और आफ्टर इफेक्ट भी मीडियम आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो कि कुछ चीज़ें मुझे इतनी आती हैं और कुछ चीज़ें मुझे कम आती हैं, कुछ मैं लर्निंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। सर इफेक्टिव सीवी के लिए कितने पेजेस हों? देखें, मैं एचआर में काम नहीं करता, मुझे आइडिया नहीं है कि कितने पेजेस की सीवी इफेक्टिव होती है। मैंने आपको बताया कि बस जो भी लिखें, अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि अपने सर्टिफिकेशन वगैरह दिखाने के लिए कि जी मैं एक दफ़ा नारान भी गया था, तो वो भी आपने सीवी में लिखा, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि टू द पॉइंट चीज़ें वहाँ पे आपने लिखी हों, ठीक है। अच्छा, रिजूम करके दिखा दूँ, ये देखें, रिजूम करके देख लें, ठीक है। आगे चल के मैं और इसमें कंटेंट आपको दिखा दूँगा, उससे आपको ज़रा और आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, मेरी एक से ऊपर होती ही नहीं, डिटेल्स में मुश्किल से 2 पेज होते हैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डजंट मैटर कि कितना उसमें आपने लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ मज़ीद सैंपल मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ रिज्यूमे के।
अब इसमें अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे उसने टाइम लाइन क्रिएट की हुई है, ये एक टाइम लाइन है डॉट्स के साथ। आई एम श्योर कि आप लोग ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिज़ाइन, ये पॉलीगॉन बैकग्राउंड दिया हुआ है टेक्सचर के तौर पे, ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको आज साइट दिखा दूंगा जहाँ से आपको इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं बनी हुई। आपने खुद बैठ के बनाना नहीं शुरू कर देना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इन्फोग्राफिक्स के तौर पर इसने यहाँ एक टाइम लाइन क्रिएट की हुई है, ठीक है। ये हेडिंग दी हुई है टॉप पे और यहाँ एक टाइम लाइन क्रिएट की हुई है इसने। अगर हम इसको जूम कर लें, ठीक है, ये एक टाइम लाइन है डॉट के साथ उसने बताया है। 2011 में ये कर रहा था, 2014 में ये कर रहा था, 2015 में ये, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे उसने लैंग्वेजेस बताई हुई, कौन सी लैंग्वेज मुझे कितनी आती है, ठीक है। स्किल्स बताई हुई, उसने फोटोग्राफी जो है मुझे 100% आती है, मोशन ग्राफिक्स थोड़े कम है और इलस्ट्रेशन उससे कम है, ठीक है। और नीचे उसने अबाउट मी वगैरह दिया हुआ है। तो ये देखें, ये अब इसके अंदर उसने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा कंटेंट है। तो जिसकी जो सीवी है वो हाफ में ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम देखें उसने क्या किया कि तकरीबन जो 25% ऑफ द पेज था उसने सारे का सारा वो जस्ट टॉप बैकग्राउंड के साथ अपने नाम के लिए रख दिया, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम वगैरह आ जाएगा। और बाकी जो पेज बचा था उसमें भी उसने काफ़ी ज़्यादा पेज था वो टाइमलाइन के साथ निकाल दिया। तो आप इस तरह से अपना जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी स्पेसिंग इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अपनी स्किल्स को इस तरह से नंबरिंग देना ठीक है या गलत है? इस तरह से उसको मैयर करना या बताना कि इतनी मुझे ये चीज़ आती है, उतनी मुझे ये चीज़ आती है, क्या ये ठीक है या गलत है? मैं आपके साथ से कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड करने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे जो सीवी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि मैं ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, ठीक है, मैंने कुछ लर्न किया है वहाँ से, तरीका है बताने का, ठीक है, जो आप बात बता रहे हैं उसको, उसका तरीका है बताने का। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या ये पॉइंट्स इन एसेंस से ठीक है या गलत है? नहीं ठीक, ओके। जो लोग कह रहे हैं नहीं ठीक, मेरे साथ साथ बताएं भी कि क्यों नहीं ठीक। ठीक है, गलत है, ओके, ठीक है। इट सीम्स टू गेट द पॉइंट क्रॉस बट यू आर द ओनली वन जजिंग योर स्किल, ठीक हो गया। सही है सर, ताकि सिलेक्शन वाले को आप पहले बता दें कि आप किस में कितने एक्सपर्ट हैं सर। इसके बजाय आप अगर बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लिख दें जाए ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, ये भी अच्छी सजेशन है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, इससे इंटरव्यू को आइडिया हो जाता है, डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। सर इस तरह क्लाइंट आपके लेवल का काम देगा। शुड ऐड एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये भी ज़रूरी है चीज़। क्योंकि अपनी पर्सनल स्किल बताते हैं कितने एक्सपर्ट हैं, ऐसे स्किल्स को कैसे मैयर कर सकते हैं, ये गलत है। ओके, स्किल को मैयर किया जा सकता है कि आप कितने एक्सपर्ट, अभी देखें आप इलस्ट्रेटर अगर अपना देखें, आपको आइडिया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट स्टिल किसी हद तक आप चीज़ें उसमें क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, गलत हो सकता है क्योंकि जितना काम आपको आता है उसको इतना ही चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आजकल काफ़ी वेबसाइट्स पे उन्होंने कॉलम भी ऐड किए हुए हैं, ओके। एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, स्किल और लैंग्वेज के बारे में, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा अपना इस पे व्यू देता हूँ कि क्या ये ठीक है या गलत है। इनको ऐड करने में कोई मसला नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं ये चीज़ अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, इट्स फाइन। अगर आप कोई टूल की बात करें, अपनी स्किल की बात करें, तो उसके साथ आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे इलस्ट्रेटर जो है वो 100% आता है, या इस तरह से आप ऐड कर रहे हो। लेकिन इसमें अपने आप को 100% मार्क्स देना वो गलत है, ठीक है, गलत भी है और आगे चल के आपके लिए मसला भी बन जाता है। थोड़ा सा सिनेरियो को समझिएगा। आप जब यहाँ पे अपने आप को 100% मार्क्स देते हैं और आगे इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर आगे बैठा होता है वो भी अपनी जो ओवरऑल स्किल है उसकी, या उसकी जो फील्ड है उसमें वो एक्सपर्ट होता है। और जब वो देखता है कि ये बंदा क्लेम कर रहा है कि इसको इलस्ट्रेटर 100% आता है, तो क्यों ना मैं इससे ज़रा मोटे मोटे सवाल करूँ और देखूँ इसको आखिर कितना का आता है। क्योंकि उसने भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो झाड़नी होती है। और पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आप बजाय इसके कि अगले बंदे का इंटरव्यू लो, अब अपना आप दिखाना शुरू करते हैं कि मुझे बहुत आता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि वहाँ पे 100% ना लिखें, आप 90% पे ले आएँ उसको,
ताकि अगला जब क्वेश्चन करे कि क्यों आपको इलस्ट्रेटर सारा नहीं आता, आप उसको कह सकते हैं कि मुझे आता है, बट स्टिल कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि स्टिल आई एम लर्निंग। क्योंकि अक्सर औकात कोई ना कोई नई चीज़ मुझे हमेशा सीखने को मिलती है कि एक काम मैं पहले किसी और तरीके से कर रहा था और मैंने कहीं पे देखा कि उस शख्स ने वो काम किसी और मेथड से किया है, तो स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम स्टिल लर्निंग इलस्ट्रेटर। तो इसलिए मैंने खुद को 100% नहीं दिया, ठीक है। तो इंसान हमेशा सीखता रहता है। तो मैं खुद अभी सेटिस्फाई हूँ कि 90% मुझे आता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे मैं लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने आप को जज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स वगैरह वहाँ मेंशन करते हैं, लेकिन ऐड करें 100% ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर औकात फिर वो आपको मजाक बनाना शुरू करते हैं, ये चीज़ मैंने पूछी थी वो तो आपको आती नहीं है, और यहाँ पे अपने 100% लिखा हुआ बड़ी बातें करते हैं, और ये वो इस तरह की चीज़ें मुझे पता है कि लोगों के साथ हुई हैं, और पाकिस्तानी इस चीज़ में बड़े खुश होते हैं दूसरे को नीचा दिखा के। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद को ही ठीक कर लें, वो ठीक ना हो तो वो बात की चीज़ है, ठीक है। ओके, सो ऐड ज़रूर करें, लेकिन 100% वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने दरमियान में अपनी पिक्चर ऐड की हुई है, साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उन्होंने, अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने सेक्शंस क्रिएट किए हैं। एजुकेशन का एक सेक्शन है, उसका बैकग्राउंड उन्होंने यहाँ पे ग्रे किया, फिर वर्क एक्सपीरियंस है, फिर स्किल्स हैं, ठीक है, और लास्ट में अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि क्या सीवी के अंदर हमें पिक्चर ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल आप लोगों के लिए कि क्या हमें सीवी के अंदर पिक्चर ऐड करनी चाहिए, अपनी फ़ोटो ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सीवी हो गया या रिज्यूमे हो गया, दोनों की बात कर रहा हूँ। ओके जी, एग्जैक्टली सर, आई हैव आल्सो फेस्ड दैट सिचुएशन। देखा, यहाँ पे बच्चे हैं जिनके साथ ये हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या वजह उसकी। इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है जी सर, करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे साथ साथ आप लोग बताएं भी कि आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अच्छा, पिक्चर से ही पता चल जाता है कि गर्ल है या बॉय है, तो इजी हो जाता है। सो डिपेंड करता है, अगर काम कर लें तो हर, अच्छा ठीक हो गया, अगर कर लें तो है। सर ये हर कोई उठा के देख लेता है इसलिए। ओके, ज़रूरी नहीं है, ऐड कर दी जाए तो भी ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे होती है ऐड, बट पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं। ओके, करनी चाहिए वाटर मार्क करके ताकि उस पर पूरा ध्यान ना जाए। ओके, अच्छा, सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, फेस देख के तो जॉब पर रखते हैं, आई थिंक करनी चाहिए। ओके, फेस से जॉब नहीं मिलती, स्किल से मिलती है। देखें, दो लोग आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। करनी चाहिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट पड़े। ओके, अच्छा, मेरी इसमें से कोई एक तरफ की राय नहीं है कि मैं कहता हूँ ये पिक्चर ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पिक्चर ऐड करें, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो पिक्चर बेशक ऐड ना करें। अब मेरे जैसे लड़के होते हैं, उन बेचारों की कोई साल में एक अच्छी तस्वीर आती है, और वही तस्वीर उठा के वो रिज्यूमे के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हर जगह पर लगा देते हैं, क्योंकि वो एक तस्वीर अच्छी आ गई है और अगली पता नहीं कब आएगी, सो उसको जल्दी से यूज़ कर लेते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी पिक्चर के साथ तो यूज़ कर लें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं यार मुझे लगता है कि वो फेस से जज करेंगे तो मैं पिक्चर नहीं सेंड करता, तो बेशक आप पिक्चर सेंड ना करें, ठीक है। पिक्चर सेंड करने से क्या होता है, पिक्चर ना सेंड करने से क्या होता है। पिक्चर सेंड करेंगे तो इंसान की एक आदत है या उसके अंदर एक चीज़ है कि वो फेस देख के जज करता है अगले को, और इंसान ही इंसान को हायर कर रहा होता है, तो वो एक ज़रा कंफर्टेबल हो जाता है कि अच्छा ये बंदा है जिसकी सारी स्किल्स हैं, तो ठीक है चलो इसको बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, मासूम सी शक्ल है ज़रा, ठीक है, वो एक फ़ील आती है उससे। अगर आप पिक्चर ऐड नहीं करते तो थोड़ा सा डर होता है हायरिंग वालों को कि पता नहीं
अंदर से कौन है ये, ठीक है, एक्चुअल में बंदा कौन है, ये देखने में कैसा है, तो चलो इसको साइड पे रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है, वो एक थोड़ी सी चीज़ में हो सकती है। लेकिन एक मेरी राय ये है कि जहाँ पे फेस देख के आपको जज किया जाए वहाँ पे जॉब करने का वैसे ही फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये एक मिली जुली एक राय है, जो आपको ठीक लगे आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं पिक्चर सेंड करने के साथ, कर लें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो बेशक ना करें, ठीक है। कोई रूल नहीं है, इंटरनेशनल रूल नहीं है इसका। अक्सर कंपनीज कहती हैं कि अपनी पिक्चर सेंड ना करें ताकि हम आपको आपकी स्किल के ऊपर जज करें। अक्सर कंपनीज कहती हैं कि पिक्चर होना ज़रूरी है। इसके अलावा जॉब पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप रिसेप्शन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी आपकी है कि वो आपकी पिक्चर लेंगे, ठीक है, कि हमें, क्योंकि आप फेस हैं उनकी कंपनी का, तो वो आपकी पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप कोई बैक एंड की जॉब करें, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लूँ। डिपेंड जॉब नेचर, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, आपके सब अकाउंट्स पे एक ही पिक्चर लगी है, बस देख लें, फिर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, असर अगर किसी की शक्ल ही बस हो फिर, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ फिर, ठीक है, उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। उस जगह जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए जो आपकी पिक देख के हायर करें, क्योंकि वो लोग शक्ल की बेस पे आपको हायर कर रहे हैं, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आप खुद अपनी लाइफ में देखिएगा कि जो लोग किसी को शक्ल की बेस के ऊपर जज कर रहे होते हैं, वो खुद अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दर दर का पानी पीना पड़ता है इन चीज़ों को समझने के लिए। ओके जी, आई होप ये दोनों रिज्यूमे आपको समझ आ गए होंगे। आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं इजीली इनको, आगे चल के हम देखेंगे कि हम कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। अच्छा सा, पाकिस्तान में बड़ी रेसिज्म है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बट पाकिस्तान में हम बाकी भूख प्यास के मसाइल से बाहर निकलें तो रेसिज्म पे बात होगी। अच्छा, ठीक हो गया सर। पिक्चर को साइड पे मूव कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? आप साइड पे मूव कर सकते हैं जहां उसको अरेंज करना चाहें। डिफरेंट में डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब इसको देखिएगा ज़रा। एक आपके लेफ्ट साइड पे डिज़ाइन है जो कहीं से सीवी लग नहीं रही कि ये सीवी है, और एक आपके राइट साइड पे डिज़ाइन है जिसके अंदर बहुत सिंपल, कोई कलरफुल सीवी नहीं है ये, और बिल्कुल सिंपल सीवी है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। अलाइनमेंट अच्छी है, चीज़ों को उसने अरेंज किया हुआ अच्छे से, और आई एम श्योर कि आप लोग राइट साइड वाली सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर उसने आइकन्स वगैरह यूज़ किए हैं, लेकिन ये जो सीवी है ये डिज़ाइनर की सीवी है, ठीक है। उसको अपना आप दिखाना है, उसको दिखाना है कि आई एम अ गुड डिज़ाइनर, मैं इलस्ट्रेशन अच्छी कर सकता हूँ। तो अगर आप डिज़ाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, तो वहाँ पे माइट भी आपकी इस तरह की सीवी को अच्छा समझा ना जाए, ठीक है। राइट साइड वाली सीवी को देखें तो बहुत जेनेरिक, बहुत अच्छी सीवी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सीवी है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन का यहाँ पे इन्फोग्राफिक दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे अपनी स्किल्स को उसने शो किया हुआ है, तो ये एक अच्छी सीवी डिज़ाइन हुई हुई है, ठीक है। इसके बाद एक और अगर हम देखें, नॉर्मली इस तरह से डार्क बैकग्राउंड के साथ भी सीवी क्रिएट की जाती है। अगर आप क्लाइंट के लिए चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो और उसको डार्क बैकग्राउंड से कोई मसला नहीं है, तो आप डिज़ाइन कर सकते हो डार्क बैकग्राउंड के साथ। लेकिन अगर आप अपनी सीवी डिज़ाइन कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फुल डार्क बैकग्राउंड के साथ सीवी ना डिज़ाइन कीजिएगा, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ सकती है, और इसके अलावा दूसरा ये है कि वो बहुत डल फील आती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग डार्क बैकग्राउंड पे ना जाएं, वाइट बैकग्राउंड के साथ ही काम करें। ओके, सर फर्स्ट वाली सीवी किसी बिल्डर की लग रही है जी, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी सी फील आती है इस तरह की, आर्किटेक्ट डिज़ाइन की। तो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस तरह की और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एक ये सीवी है, ठीक है, थोड़ी सी इसमें फेमिनिन लुक है, फीमेल कोई डिज़ाइनर वगैरह हैं तो वो इस तरह की अपनी सीवी डिज़ाइन कर सकती हैं, ठीक है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी तक जो आप नहीं बना सकते। जो मेन चीज़ है वो लेआउट है, अलाइनमेंट है। देखें यहाँ पे भी उसने कॉलम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। एक ये कॉलम है जो 75% ऑफ द आर्टबोर्ड ले रहा है, और एक ये कॉलम भी 25% ऑफ द आर्टबोर्ड ले रहा है, ठीक है। तो उसने क्या क्रिएट किया कि उसने कॉलम क्रिएट कर दिए और यहाँ पे अबाउट मी और उसके बाद नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और आप उसी तरह से ओवरऑल इसको डिज़ाइन कर रहे होते हो। नाइट मोड सीवी जी, बिल्कुल ये नाइट मोड सीवी ही है, ठीक है। अच्छा, ओके, अब इसको देखें, अगर ये मैंने फॉर आपके थोड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें ऐड किया हुआ है, ये भी एक सीवी है, लेकिन ये सीवी कम लग रही है, ये रेस्टोरेंट का मेन्यू ज़्यादा लग रहा है,
ठीक है, क्योंकि उसका टाइपोग्राफी कुछ इस तरह की है, उसका अपना लोगो कुछ इस तरह का है, कुछ डिज़ाइन इस तरह की, जिसकी वजह से वो एक मेन्यू की फ़ील ज़्यादा दे रहा है और सीवी की फ़ील कम आ रही है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को क्रिएट करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ताकि ओवरऑल आपका जो सीवी है वो सीवी ही लगे, रेस्टोरेंट का मेन्यू ना लगे, ठीक है? उसके बाद ये एक सीवी बहुत अच्छी है, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कंटेंट कम है सीवी का या रिज्यूमे का, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इतनी स्पेस लेके अपना नाम वगैरह लिख लें, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखें उसने कुछ अपने बारे में लिखा हुआ है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक है? वो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। फिर जो एक और चीज़ सीखने वाली है इसमें वो ये है, ये चीज़, कि उसने एक्सपीरियंस में यहाँ पे साथ-साथ लोगोज़ ऐड किए हैं जहाँ-जहाँ उसने काम किया था, ठीक है? यहाँ पे डेट आ गई सेंटर में कि कब से कब तक काम किया है, कंपनी में मैंने काम क्या किया है, कंपनी का नाम क्या था, मेरी डेजिग्नेशन क्या थी, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर में आपके पास डेट आपकी और यहाँ पे उसने लोगो ऐड किया ताकि थोड़ी सी स्पेस आए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम पे अगर देखें उसने टूल्स बताए हुए कि मेरे पास कौन कौन से टूल्स या स्किल्स हैं, उनका उसने यहाँ पे लोगो ऐड किया हुआ है या आइकन ऐड किया हुआ है, ठीक है? साथ में उसने यहाँ पे अपनी एजुकेशन दी हुई है, लास्ट एजुकेशन, और बॉटम पे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग एक टोटल जो है अपनी सीवी कम कंटेंट वाली, इनके पास कंटेंट कम है, वो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा सर, सीवी और रिज्यूमे में पिक हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये पिक फॉर्मल नहीं है, ये एक सैम्पल है, ठीक है? ये फॉर्मल पिक नहीं है, सैम्पल है एक। लेकिन अगर आप एज अ डिज़ाइनर अप्लाई करें तो इस तरह की पिक्चर आप लगा सकते हैं, ठीक है? वो जो आपकी आईडी कार्ड वाली तस्वीर है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो ज़रूरी नहीं है आपने हर जगह पे यूज़ करनी है। इस तरह की आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मेरी भी जो शुरू शुरू की सीवी थी उसमें भी इसी तरह की पिक्चर थी, तो कोई इतना मसला नहीं है। ओके, उसके बाद एक और है, देखें अब ये वो उस तरह की तस्वीर नहीं है बट स्टिल थोड़ी सी फॉर्मल ये है, ठीक है? और इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने वाला है कि इसमें उसने कॉलम क्रिएट किया हुआ है, टॉप पे उसने ओवरले क्रिएट करके अपने पिक्चर के साथ हल्की सी डल सी अपनी पिक्चर साथ दी हुई है और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो उस तरह का आप ओवरऑल लेआउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और सीरीज़, ये मेरी फ़ेवरेट है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा क्रिएटिविटी भी है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, ठीक है? और अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। आई एम श्योर कि आप लोग ये चीज़ क्रिएट कर भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्रिएट नहीं करनी आती, बट मेन जो चीज़ है, वो अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, ठीक है? आप फ़ॉन्ट साइज़ एक रख लेते हो और उसी को यूज़ करते हो। मैंने आपको बताया था कि A4 के ऊपर नॉर्मली हम लोग 12 साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह से एक आपका स्टाइल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अच्छा सर, आईडी कार्ड वाली पिक तो किसी को दिखाने की ही नहीं होती, यहाँ कौन लगाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम एआई में एमएस वर्ड की तरह भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप सिंपल बॉक्सेस का टेबल ड्रॉ करो, लेकिन जितना डिटेल में एमएस वर्ड में ड्रॉ होता है उस तरह का नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं। एआई में आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक और है, इसमें आप देखें बहुत ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स उसने दिखाए हुए हैं, ठीक है? स्किल्स के ऊपर आइकन लगाया हुआ है, दोनों डिज़ाइन स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स, उनको शो किया हुआ है पॉइंट्स में। फिर यहाँ पे इनको चार्ट के साथ फिर दिखाया हुआ है, फिर एजुकेशन और एक्सपीरियंस का उन्होंने टॉप आइकन यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने टाइमलाइन क्रिएट की हुई है, फिर नीचे ग्राफिक्स हैं। तो इन्फोग्राफिक्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली इसको नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी सीवी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हो गया, ठीक है? थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे चीज़ों को। हाँ, अगर आप एज ए डिज़ाइनर ये क्रिएट करना चाहते हैं तो डिज़ाइनर की सीवी के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल सीवी है तो वहाँ पे चीज़ नहीं आएगी। अच्छा, सर हेडिंग का फ़ॉन्ट्स कितना यूज़ होना चाहिए? अगर आप 12 यूज़ कर रहे हो बॉडी में तो आप 18-20 तक लेके जा सकते हैं हेडिंग्स, ठीक है? डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है हेडिंग की। सर इसमें रिज्यूमे को क्रॉस क्यों किया है? इसमें रिज्यूमे को क्रॉस ये किया कि मेरा सिर्फ रिज्यूमे नहीं है, मेरी स्टोरी है, ठीक है? उसने थोड़ा सा वो एक ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की है, तो उस लिहाज से उसने फील दी हुई है। ओके, तो अभी आप लोगों की जो सीवीज़ हैं वो कुछ इस तरह की हैं, ठीक है? और हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरह की सीरीज़ में। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कहाँ से डिज़ाइन लोगे, किस तरह डिज़ाइन करोगे। तो लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो ये अगर आप एज ए डिज़ाइनर सीवी क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिव वर्कर, तो उसकी सीवी इस तरह होगी। और अगर आप लोग नॉर्मल अपनी जॉब से रिलेवेंट और मिनिमल सी सीवी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है? डिज़ाइन करने से पहले याद रहे कि जो साइज़ होगा हमारे रिज्यूमे का वो A4 होगा, ठीक है? और इसको सेल कहाँ करना है? अब लेट्स से हमें सीवी डिज़ाइन करनी आ गई है, हम इसको सेल कहाँ करेंगे और ये ओवरऑल कहाँ से पैसे मिलेंगे हमें इसके? तो पहली चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो हैं, जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे,
कमिंग वीक जो आपका आ रहा है, तो उसमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को देखेंगे। इसमें हम लोग जो मेन चीज़ है समझने वाली कि एक चीज़, वहाँ पे आपके पास क्लाइंट्स होते हैं, प्रॉपर क्लाइंट होंगे जिनका आप ये काम करोगे, तो वहाँ पे हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली सीवी सेल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप पोस्ट कर सकते हो कि ये कुछ सीवीज़ हैं जो मैंने रिसेंटली डिज़ाइन की हैं, आप वहाँ पे सैम्पल्स अपलोड कर दो और साथ में लिख दें कि मैं इतना चार्ज करता हूँ या करती हूँ पर पेज, अगर आप में से कोई अपनी सीवी को बेहतर बनाना चाहता है या अट्रैक्टिव बनाना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो उन ग्रुप्स में क्योंकि लोग ऑलरेडी जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, सो इसलिए वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी रिज्यूमे डिज़ाइन वाले क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो इस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। जो नॉर्मल चार्ज है इसका रिज्यूमे डिज़ाइन का, वो $10 से लेके $50 तक जाता है। 50 का मतलब ये है कि आपने बहुत डिटेल में इन्फोग्राफिक्स क्रिएट किए हैं। 100 तक भी जाता है, कोई बड़ी जॉब का क्लाइंट हो, कोई अच्छा क्लाइंट हो, लेकिन स्टार्टिंग इसका 10 to 20 ही है, ठीक है। क्यों 10 to 20 है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ता। अभी जो हमने डिज़ाइंस देखे हैं वो देखने में बहुत मुश्किल लग रहे हैं कि कौन बैठ के इनको लाइन करता रहेगा, कौन बैठ के इनको अरेंज करेगा, लेकिन जो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा उससे ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स को कि वो रिज्यूमे डिज़ाइन की जॉब्स जो हैं, जो छोटी जॉब्स हैं, उनको अडॉप्ट करें, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है फ्रीलांसिंग वगैरह के ऊपर, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ पे वो ग्रो कर सके। इसका काम छोटा होता है, लेकिन ये होता है कि काम ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, प्रोफाइल डेवलप होना शुरू हो जाती है। अभी क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स लूज़ हुई हैं, वो रिज्यूमे वगैरह रिफ़्रेश कर रहे होंगे अपने, तो इस चीज़ का काम काफ़ी ज़्यादा है। सो इसलिए हम लोग रिज्यूमे डिज़ाइन की जो सर्विसेज हैं वो देना शुरू करेंगे, ठीक है। सो प्राइसिंग नॉर्मली इसकी जो है वो $10 से लेकर $20 तक स्टार्ट होती है, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह से अपने आप को सेल करना है, या अपनी जो ओवरऑल डिज़ाइन की स्किल है उसको सेल करना है, ठीक है। और लास्ट में आपकी जो ये स्किल है वो आपका अपना रिज्यूमे जो है उसको डिज़ाइन करने के भी काम आएगी, ठीक हो गया। सो ये 3 काम हैं जो हम लोग अपनी इसकी स्किल से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो सीवी वगैरह डिज़ाइन करनी है, जो ये सारे जो हमने यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह देखे हैं, ये खुद से स्क्रैच से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रिज्यूमे डिज़ाइन या सीवी डिज़ाइन का वाहिद काम है जिसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग टेम्पलेट यूज़ करें, बजाय इसके खुद बैठ के सारा बनाएं, क्योंकि इतनी हाईली पेड जॉब नहीं है ये। तो हम लोग टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है कि बने बनाए डिज़ाइन होंगे, उसमें आप अपना कंटेंट ऐड करोगे और लेआउट वगैरह सेट कर लोगे, ठीक है। यानी कि आपको ये बना बनाया डिज़ाइन मिल जाएगा, इसमें अपना टेक्स्ट लिखोगे और डिज़ाइन आपका हो जाएगा। ना क्लाइंट को इसमें कोई मसला होता है, ना किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को कोई इशू होगा कि आपने टेम्पलेट यूज़ किया, क्योंकि टेम्पलेट जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आप काफ़ी चेंजिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल अपनी फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। सो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप लोगों ने टेम्पलेट्स लेने हैं। ये जी फ्री पिक एक वेबसाइट है, ठीक है, freepik.com, जहाँ से आपको हर तरह की चीज़ मिल सकती है, ठीक है। जो भी आपको डिज़ाइन से रेलिवेंट चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बट हर चीज़ यहाँ से उठा के सेल करना नहीं शुरू कर देनी, अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता। जो मेन चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो जस्ट आपके रिज्यूमे के लिए है, ठीक है। रिज्यूमे आप यहाँ सर्च करोगे और आपको बेतहाशा यहाँ पे लेआउट्स या रिज्यूमे वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रीमियम हैं, वो आपके डाउनलोड नहीं होंगे क्योंकि प्रीमियम अकाउंट के लिए हैं, लेकिन बाकी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे फ्री हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि कोशिश कीजिएगा कि EPS फाइल आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है एक ये वाला, और यहाँ पे वो लिखा हुआ वेक्टर इन EPS फॉर्मेट, तो आपने EPS फॉर्मेट ही डाउनलोड करना है। यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन केस वो आपको कहता है कि आपका डाउनलोड नहीं हो सकता, तो आपने इसमें लॉगिन कर लेना है, ताकि आपका जो डेली का वो जो एक लिमिट है वो ना रहे और आप इजीली डाउनलोड कर सको, ठीक है। अच्छा सर, कुछ सीवीज़ काफ़ी शॉर्ट होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, वो कैसे डिफ़ाइन होगा कि किस जॉब के लिए कितनी सीवी डिज़ाइन करनी है? अगर आप पेमेंट का पूछ रहे हो कि पैसे कितने लेने हैं, तो हमेशा हम क्लाइंट से कहते हैं कि पहले अपना कंटेंट सेंड करिए, मैं देखूंगा, फिर आपको प्राइस बताऊंगा कि इस काम के कितने पैसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि आप उसके कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। अगर कंटेंट कम है तो उसका मैंने मेथड आपको वीडियो में बताया कि आप उसमें काफ़ी स्पेसिंग रख के उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर आप सीवी की बात करें, सीवी में आपको पेजेस का इशू नहीं होता, फिर आप नॉर्मल एक ही फॉर्मेट के अंदर जितने पेजेस पे वो जा रहा है उसको जाने दें, कोई इशू नहीं है।
ओके जी, यहाँ पे और डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सारे इस तरह के डिज़ाइन अवेलेबल हैं, ये ऑलरेडी बने हुए ओवरऑल इलस्ट्रेशन इसमें मौजूद हैं, ये सारी बनी हुई आपको मिल जाएंगी। आपने जस्ट इसमें अपना कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा ये है, मैं एक आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा भी दूंगा कि इसका एडिट कैसे करना है। इसको देखेंगे, उसने आपको थोड़ी नई चीज़ दी हुई है कि पिक्चर किस तरह ऐड की हुई है, नाम किस तरह से उसने लिखा हुआ है, ठीक है, और बॉटम पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखें, एक सिंपल सीवी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ये स्क्रैच से बना सकते हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ रहा है freepik.com। मैं यहाँ पे आपके पास थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये वेबसाइट का नाम है, अपने पास नोट कर लें। इसी पे आपको बैकग्राउंड्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई आपको इलस्ट्रेशन वगैरह चाहिए वो मिल जाएगी, बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई डिज़ाइन में चीज़ चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद एक ये डिज़ाइन है, इसमें देखें, अब ये इसमें एक थोड़ा सा उन्होंने ग्राफिक एलिमेंट दिया हुआ जो हमारे माइंड में डायरेक्टली नहीं आता। इसके अलावा उन्होंने हेडिंग्स के साथ ही थोड़ा सा बॉक्स क्रिएट किए हुए हैं, कुछ लाइंस क्रिएट की हुई हैं, पिक्चर को दिखाने का एक मेथड है इसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे ये बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सर कल का लेक्चर होगा नहीं, क्योंकि होगा या नहीं, क्योंकि नेटवर्क ना हो, हर जगह जलूस होंगे। ओके, कल का लेक्चर आपका इंशाल्लाह होगा, जब आपके पास इंटरनेट आए आप तब लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। सर आपका माउस कौन सा है? मेरे पास गेमिंग माउस है, ब्लडी का। हाँ, ठीक है, पता नहीं आप माउस क्यों इस तरह फील आ रही है, लेकिन चलें। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और डिज़ाइन है, ठीक है। इसके अंदर देखें तो उसने यहाँ पे थोड़ी सी शेप दी हुई है, रैंडम सी, थोड़ा सा इसके अंदर डिज़ाइन भी है, यहाँ पे ग्राफिक एलिमेंट्स हैं जो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। सर मीन्स हम डिज़ाइन डाउनलोड करके बस इन्फो चेंज करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि जस्ट आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं और आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करेंगे, तो होता ये है कि क्लाइंट का कंटेंट कुछ और तरह का होता है और यहाँ पे डिज़ाइन कुछ और तरह का होता है। तो आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए ताकि आप उसका कंटेंट इसके अंदर फिट कर सको। ये जो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से आपको बैकग्राउंड वगैरह, ये जैसे बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, ये बनी बनाई मिल जाएंगी, टॉप हेडर मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपने खुद से डिज़ाइन करना है, खुद से रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक अच्छा माउस लेना है, काइंडली गाइड कर दें। अगर आप गेमिंग माउस लेना चाहते हो, लॉजिटेक का देख लो, ठीक है। लॉजिटेक के माउस अच्छे हैं और उनका गेमिंग माउस अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। बजट अच्छा है तो ले लो, वरना उसके नॉर्मल जो माउस हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। ओके, ठीक हो गया। जो लोग डिज़ाइनिंग के लिए माउस ले रहे हैं वो कोई भी माउस ले लें, 3 बटन वाला, 2 बटन वाला जो आता है, 200 रुपये में माउस मिल जाता है, उससे डिज़ाइनिंग हो जाती है। आप में से जो गेमिंग माउस लेना चाह रहे हैं वो कुछ कहें 5 बटन वाला जो लॉजिटेक वगैरह के माउस आते हैं वो ले लें। किसी दिन मैं अलग से गेमिंग के लिए आप लोगों का लेक्चर ले लूँगा, उसमें आपको गेमिंग टिप्स दे दूँगा। ओके जी, ये एक और डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो सीखने वाली चीज़ है, जो मुझे इंस्पायरेशन मिली है इसमें, जो उन्होंने यहाँ पे 2015 2017 जो लिखा हुआ है अपने वर्क एक्सपीरियंस की बैक पे लाइट कलर से, ये चीज़ ज़रा क्रिएटिव है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं कि यहाँ पे देखें इंस्पायरेशन ली इससे हमने, और हम किसी पोस्टर में, किसी बैनर में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इवन के रिज्यूमे डिज़ाइन में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ इंस्पायरेशन लेते रहा करें, डिज़ाइंस देखा करें, ताकि आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलें, ठीक है। अच्छा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सीवी में वो क्लाइंट खुद देगा? जी बिल्कुल, क्लाइंट आपको देगा, ठीक है। आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है सारी, और आपने खुद से कुछ ऐड नहीं करना होता। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से लें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका ओवरऑल सेल कैसे करना है जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। लॉजिटेक, जी बिल्कुल लॉजिटेक ही है। सर कितने का होगा? जब मैंने लिया था उस टाइम वो 7000 का था, बट आजकल मैंने सुना है कि वो 12000 तक चला गया, ठीक है, क्योंकि वो डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया। ओके, फिर एक और डिज़ाइन है यहाँ पे। हम जल्दी से डिज़ाइन देखते हैं और फिर एक डिज़ाइन डाउनलोड कर लेंगे। एक ये डिज़ाइन है, इसमें हम यही वाला डिज़ाइन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसको अगर हम ये इस तरह से आपके पास फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। ये 2 इलस्ट्रेटर की फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप ये वाली ओपन करते हो तो इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन आएगा पूरे बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और अगर हम दूसरी ओपन करते हैं ये वाली, ठीक है, इसके अंदर ये फॉन्ट्स का इशू कह रहा है कि ये फॉन्ट्स जो इसने यूज़ किए हैं वो फॉन्ट्स मेरे पास नहीं है। ये चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से कि हो क्या रहा है। ये फॉन्ट्स मेरे पास नहीं थे जो फॉन्ट्स ने यूज़ किए हैं यहाँ पे, देखें, ठीक है।
जिसकी वजह से ये सारा कुछ पिंक हो गया। इलस्ट्रेटर में जब भी आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड इस तरह से पिंक हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉन्ट है वो मिसिंग है। ठीक है, आप फॉन्ट चेंज करें तो आपका ये ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे और वो आपको कह रहा है कि आपने कौन सा फॉन्ट रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेलवे बोल्ड जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जो अपने फॉन्ट्स मौजूद हैं उनके साथ सिंपल इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ इसके साथ, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज ऑल पे, सॉरी। उसके बाद हमारे पास रेलवे लाइट है और वर्टा लाइट को मैं चेंज करूँ, यहाँ चेंज ऑल हो जाएगा। अभी बस न्यू है, मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, बोल्ड वाले के साथ कर लेते हैं, चेंज ऑल हो जाएगा। रेलवे ब्लैक है, इसको चेंज ऑल। आप चाहें तो एक ही फॉन्ट के साथ सारे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ इस वाले के साथ, इस पर क्लिक किया और चेंज ऑल करता गया और सारे इसी के साथ चेंज कर दिए। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो एक के साथ भी चेंज कर सकते हैं और अलग अलग खुद से चेंज करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डन कर दूंगा तो ये बैक पे देखें, अब मेरे सारे जो फॉन्ट्स थे वो सेट हो गए हैं। ठीक हो गया, ये अब सारे फॉन्ट आ गए। अगर इसमें से आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, इसको अनग्रुप कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास अलग अलग हो जाएंगी। और अब इसके अंदर आप टेक्स्ट का अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर लें, दानिश वाटसन, नाइस। ठीक हो गया, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ बोल्ड और इसको हम यहाँ से कम कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से मेरा नाम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन बाकी चेंज कर लें, अनग्रुप करें इसको, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ये येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस सारे कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इंडिविजुअली ये देखें हर ग्राफिक एलिमेंट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जस्ट सेकेंड में आपके कमेंट्स देख लूँ, इनमें से एक में भी डाउनलोड किया। ठीक है, सर टेक्स्ट को राउंड या किसी और शेप में कैसे टाइप करेंगे? मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है ग्रुप में, राउंड टेक्स्ट कैसे करते हैं उसको देख लीजिएगा। फ़ॉन्ट कौन सा किस टाइम यूज़ करेंगे प्लीज़ ये बता दें। टाइपोग्राफी जब हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल जो मैंने फ़ॉन्ट्स आपको डाउनलोड करने के लिए कहा थे, सिर्फ उनको यूज़ कर लें। ठीक है, मॉन्ट सेरिट बीबस वगैरह जो आपको कहे थे उन्हीं को यूज़ कर लें। सर हमारे पास जो 2015 वर्जन है उसमें ग्रेडियंट के सिर्फ 3 कलर्स हैं, कैन वी ऐड कलर टू ग्रेडियंट? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि आप टॉगल्स ऐड करते जाएँ, ग्रेडियंट्स ऐड होते जाएंगे। सीवी में फ़ॉन्ट सेम ही होना चाहिए, आई थिंक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके ओवरऑल हर इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि येलो कलर पड़ा नहीं जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से लाइट ग्रे कर रहा हूँ। ठीक है, इन सब टेक्स्ट को ये सारा साथ सेलेक्ट हो गया, इसको अनग्रुप कर लेते हैं, ये सब अलग अलग। ठीक है, तो इनको मैं लाइट ग्रे कर रहा हूँ ताकि ये टेक्स्ट पढ़ा जा सके। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो। मेरी पिक्चर फ़िलहाल यहाँ करीब तो कोई नहीं पड़ी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ, ताकि आपको पिक्चर सेट करना मैं दिखा दूँ कैसे होगी। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ज़रा बैकग्राउंड पे जाने देंगे, बल्कि यहाँ से तस्वीर ले लेते हैं, छोड़ें, वापस आ जाएं। ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, इसी को उठा के यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, एम्बेड करें इसको, इसको यहाँ से छोटा करें, इस तरह से। ये इसने यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रखेंगे इसकी बैक पे, सब पे बैक पे चली गई है, बल्कि इसको वैसे ही इधर ले आते हैं। इसको लेंगे यहाँ पे, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, इन दोनों को ऐसे रखें यहाँ पे। इसको आप छोटा करें, सर्कल को छोटा नहीं करेंगे क्योंकि सर्कल एग्जैक्ट इस साइज़ का आया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को पकड़ें यहाँ से और ब्ले क्लिपिंग मास्क, ये क्लिप हो जाएंगे, उसको ला के आप वापस यहाँ पे रख दें और इसको अलाइन कर लें। बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। इस तरह से आपकी पिक्चर जो है वो ऐड हो जाएगी। और बाकी आप कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सर आप हमेशा यही एक पिक ऐड करते हैं? देखें, आपने पिक्चर ऐड करना सीखना है, पिक्चर कौन सी ऐड करते हैं डजंट मैटर। ठीक है,
सर वी रिक्वेस्ट टू यू के ये लेक्चर 12 मुहर्रम तक ना रिमूव करें, यहाँ से इम्पोर्टेंट और सिग्नल। चले मैं सर हारून को बता देता हूँ कि ये इशू आ रहा है। एक सेकंड। मैं सर हारून को यहीं से पिक्चर सेंड कर देता हूँ। ओके जी। ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम लोग ऐड और रिमूव करेंगे इसको। ठीक है, ये ओवरऑल आपको कोई और इसमें मसला हो, सिंपल आप लोगों ने जब इसको सेव करना है तो फाइल में जाके और सेव एज, और सिंपल आप इसको यहाँ से पीडीएफ में सेव कर लेंगे। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछा गया इस तरह कि इसको कोई भी चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही आप सेव करोगे और फाइनल जो आपका पीडीएफ होगा वो कहाँ चला गया, सेव हो रहा है, ये हो गया सेव। ठीक है, और इस तरह से आपकी फाइनल जो फाइल होगी वो डिज़ाइन सेव हो जाएगा। ये सारा कॉपी किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। कोई मुश्किल चीज़ कोई समझ ना है इसके अंदर। सर कोई अच्छी सर पिक कोई अच्छी ऐड करें, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग जब डिज़ाइन करेंगे। फ़िलहाल मेरे करीब कोई इस तरह की अच्छी पिक नहीं पड़ी हुई। कल क्लास होगी जी, बिल्कुल कल क्लास होगी। यस सर, मज़ा आ गया। चलें अब इंशाल्लाह आप लोगों के जो रिज्यूमे होंगे वो आप लोगों ने डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, मुझे सेंड कीजिएगा, मुझे दिखाइएगा। सर लेक्चर एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए रहना चाहिए ग्रुप में। सर हारून से भी रिक्वेस्ट की थी, ठीक हो गया। आप लोग जब फीडबैक फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जो कि आ जाएगा, सब लोग करेंगे भी, तो उसके अंदर आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आप उनको बताएं कि हमें ये इशू है, वो देख लेंगे। सर एक बार रिपीट कर दें, क्या चीज़ रिपीट कर दूं? सर आपने दो फॉर्म्स में ये डाउनलोड किया था, उसका बता दें। मैंने दो फॉर्म में डाउनलोड नहीं किया, ये जिप फाइल डाउनलोड हुई है और ये दो फाइल उसके अंदर मौजूद हैं। एक हमने जब ये ओपन की हुई है ये वाली, और दूसरी उसमें ये वाली मौजूद थी, ये इस तरह से। ठीक है, उसने जो प्रेजेंट किया हुआ था डिज़ाइन बाय फ्री पिक के साथ, वो सारा उसने हमें दिया हुआ है कि आप अगर इस तरह से अपने रिज्यूमे को दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा जी। सर कल क्या टॉपिक होगा, कल की बात करेंगे हम कल। फ़ॉन्ट इशू है तो आप लोग फ़ॉन्ट चेंज कर लो, जो फ़ॉन्ट्स मैंने बताए थे वो यूज़ कर लें। जो बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। आज मुझे एक बच्चा बता रहा था कि सर सेव में जेपैक का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये हम बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि एक्सपोर्ट में जाके जेपैक का ऑप्शन आता है, सेव में नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग जब डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते फिर आप इस तरह की चीज़ें इनकाउंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, सर पिक इलस्ट्रेटर में खुद ही डाउनलोड हो जाएगी? खुद नहीं डाउनलोड हो जाएगी, कॉपी पेस्ट करेंगे सिंपल, जैसे मैंने अभी किया है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इसके अलावा। अच्छा, कैसे आपने पिक्चर ऐड की? ये देखें ना, आप लोग क्लासेस नहीं लेते और आपको पिक्चर ऐड करना नहीं आ रहा कि पिक्चर ऐड कैसे होगी। ये सिंपल मैंने यहाँ से ड्रैग की और ये ड्रॉप हो गई है। ठीक है, यहाँ से। अच्छा सर, फिर आज और कल वाले लेक्चर रिमूव ना करें, आप हमारी तरफ से कह भी दें। मैं कह दिया सर हारून को, अपनी तरफ से भी मैंने अभी कह दिया है, और आप लोग भी कह दीजिएगा अगर उनके लिए पॉसिबल हुआ तो वो कुछ कर देंगे। अच्छा जी सर, फ़ॉन्ट पूरी सीवी में यूज़ होगा? जी बिल्कुल, पूरी सीवी में फ़ॉन्ट एक ही यूज़ होगा। अगर आप चाहें तो दो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग दो फ़ॉन्ट यूज़ करें। ये बीबस फ़ॉन्ट है और ये बाकी जो है वर्टा फ़ॉन्ट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। अभी ऐसा है कि सर हारून ने आप लोगों को ज्वाइन करना है, उन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी 5 मिनट्स के लिए। वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो लाइव आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ वगैरह आपकी रहती है तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब बीच में आप लोगों का कभी इंटरनेट आ रहा है, कभी जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं हो तो बता दें। अच्छा जी, सर मॉन्सेरेट के साथ और कौन से फ़ॉन्ट थे? मॉन्सेरेट के साथ प्ले फेयर फ़ॉन्ट था, प्ले फेयर अगर आपको याद हो, और बीबस फ़ॉन्ट था जो भी हमने यूज़ किया।
सर हारून से अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा। आप लोगों में से तब तक जिसने कोई चीज़ शेयर करनी है, अगर लाइव आना है तो बता दें, मैं यहाँ पे भी आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। सर फाइवर कब डिस्कस करेंगे? कमिंग वीक हम पूरा फाइवर को देंगे, ठीक है, पूरी चीज़ें फाइवर की हैं वो उसमें देखेंगे। सर क्लिपिंग मास्क विद डायरेक्ट टूल, जी मियाँ मोहम्मद अमार खालिद आप आ जाएं लाइव, मैं आपका जो इशू चल रहा है वो क्लिपिंग वाला वो भी करवा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वेलकम। सो बिस्मिल्लाह आएँ, आप अपना मसला शेयर करें। ये वो चीज़ है जो मेरे से होती नहीं है, वो मैंने ऐसे करनी है वैसे करनी है, जो भी मसले हैं मुझे बताएं, हम उसी टाइम पे उसको देख लेंगे। सर आपको कैसे पता चलता है कि फ़ोन कौन सा यूज़ हो रहा है? हमें सिर्फ देखने से पता नहीं चलता, चेक करना पड़ता है। मेरे एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपीरियंस में फ़र्क है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। आप लोगों को जहाँ पता ना चले उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि उसके लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं पता चलाने के लिए। ओके जी, अच्छा ठीक हो गया। फ़ॉन्ट नेम याद नहीं रहते, लिख लें अपने पास, कोई मसला नहीं। सर ट्रेसिंग के बाद फिलिंग होती मुझसे होती है या नहीं होती? जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसको देख लीजिएगा, उससे आपको बता देगा। सर आर्ट बोर्ड के कॉर्नर को राउंड कैसे करते हैं? नहीं होते आर्ट बोर्ड के कॉर्नर राउंड, आर्ट बोर्ड का जो ओवरऑल है वो स्क्वायर में ही रहता है। नो इशू इन टुडेज लेक्चर, सर क्लियर, ठीक हो गया। सर पेन टूल बगैर माउस के लैपटॉप से नहीं होगा यूज़? मैंने पेन टूल पढ़ाते हुए आपको कहा था कि नहीं होगा। आई डोंट इवन नो व्हाट आई मिस लेक्चर, रिवॉच करूँगी तो पूछूंगी, ठीक हो गया। सर होल उठ रहे हैं कि अगर कल अटेंडेंस मिस्ड हो गई और नेटवर्क ना हुआ तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कुछ कर लेंगे। सर ए स्ट्राइक भी अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। जिप फोल्डर जो डाउनलोड हुआ था उसमें आई थिंक फ़ॉन्ट्स भी हैं जो इस रिज्यूमे में यूज़ हुए हैं। नहीं, फ़ॉन्ट्स नहीं है, उन्होंने फ़ॉन्ट्स के नेम बताए हुए हैं और साथ उनका लिंक दिया हुआ है कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ के साथ आपको मिल जाएगा कि यहाँ उसने ये यूआरएल दिया हुआ है कहाँ से आपको ये फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट्स के नेम उन्होंने दिए हुए हैं। ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया। सर कंपाउंड पाथ का थोड़ा रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपके पास नहीं हो रहा तो मुझे अभी लाइव ज्वाइन करें, हम कर लेंगे। सर फ्री पिक से जो टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे वो इलस्ट्रेटर फाइल में सेव होगा? आप अपने पास एडिटेबल फाइल में सेव करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेटर में होगा, क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं तो पीडीएफ में होगा। सर कलर फील्ड सीवी लाइक येलो, ऑरेंज एक्सेट्रा, इस तरह के कलर एजुकेशनल जॉब्स यानी डिज़ाइनर या आर्टिस्ट के अलावा सही रहते हैं या ब्लू के शेड सही रहेंगे? ब्लू के शेड ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है, वो सेफ प्ले है, ब्लू के शेड ज़्यादा बेहतर हैं। फ़ॉन्ट देख के जो आपको पता चल जाता है सर डेट्स इज़ अमेजिंग, वो इसलिए कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, चीज़ें यूज़ होती हैं इसलिए पता चल जाता है, इसमें कोई कमाल नहीं है मेरा, ठीक है। जब तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंजेस वगैरह कर लेता हूँ। आप में से किसी ने अगर लाइव ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट में बता दें। सर मेरा अलाइन नहीं होता, मुझसे क्लिक करने से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी ज्वाइन करें, मैं कर देता हूँ। ओके जी, सर हारून आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके साथ स्ट्रीम शेयर करने लगा हूँ और आप लोग उनकी जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो देख लें और उनको जो आपके मसाइल हैं वो भी बता दीजिएगा। आदिल आप वेट कीजिएगा, सर हारून जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको लाइव लेता हूँ, ठीक है। अभी सर हारून आ रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में फिर आपको लाइव लेता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम हारून, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? का जो फीडबैक फॉर्म है वो पहले हम दूसरे फॉर्म के थ्रू लेते रह गए हैं, जो कि गूगल फॉर्म होता था। अब आपको पोर्टल के थ्रू जो है अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है। उसका पूरा तरीकाकार जो है वो वीडियो की सूरत में मैंने शेयर कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदानिश से कि वो पहले एक दफ़ा प्ले कर दें, देन मैं उसको प्रोसीड करूंगा। जस्ट अ सेकंड, मैं वीडियो पे जाता हूँ। अनाउंसमेंट सेक्शन में है। ओके, तो क्लास सबसे पहले आपने ई रोज़गार के पोर्टल पर जाना है। लिंक भी उस वीडियो के अंदर गिवन है। तो आपसे आपका लॉगिन CNIC एंड पासवर्ड मांगेगा, जो आपकी ईमेल पर भी मौजूद होगा, जिसके थ्रू आप पहले लॉगिन करते रहे। लॉगिन करने के बाद अंदर टीम फीडबैक में जाकर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से बारी बारी टीम सेलेक्ट करनी है, टीम मेंबर, और उसको अपने हिसाब से ग्रेडिंग देनी है। 1 इज़ फॉर लीस्ट एंड 9 इज़ फॉर मोस्ट, यानी 1 सबसे लेस होगा एंड 9 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद नीचे अपने कमेंट्स देने हैं जो भी आप देना चाहें, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। देन सेम सेकंड पर्सन के लिए भी आपने करना है, यानी टीम मेंबर्स में से सारे टीम्स को आपने ग्रेडिंग देनी है और सारों का ही फीम सब सबमिट करवाना है। उसके बाद देन आपने सबमिट कर देना है। तो अब आपका तरीकाकार यही होगा। आपके पास 2 दिन मौजूद हैं, आज का दिन और कल का दिन, यानी थर्सडे एंड फ्राइडे टिल 5 PM आपके पास फॉर्म सबमिट करवाने के टाइम होगा। ये आपको अगेन रिपीट करता चलूँ कि ये आपके ग्रेजुएशन क्राइटेरिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप ये फिलअप नहीं करेंगे, चाहे आप अपनी अटेंडेंस लगाते रहें, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट एट द डे एंड। ठीक। सेकंड, मैंने एक और सर्वे फॉर्म भी अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट किया है, उस सर्वे फॉर्म को भी आप वंस फिल्ड करेंगे। ठीक है। उसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके आज के ये 2 टास्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मज़ीद इसके अलावा मैं आपको अटेंडेंस से रिलेटेड बताता चलूँ कि बहुत से बच्चे नॉन सीरियस हैं अपनी अटेंडेंस के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से। तो हमारा प्रोसेस ऑफ डी इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगा है। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट की जाती है कि बी रेगुलर ऑन अ लाइव वीडियो, ऑन अटेंडेंस, ऑन एवरीथिंग रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स एंड रिगार्डिंग योर एक्टिविटी इन द ग्रुप। अपने आप की प्रेजेंस शो करवाएं ताकि आप इस प्रोसेस से जो है वो बचें और इस प्रोग्राम से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, तो मुझे उनके आंसर्स आप मुझसे पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी हो गया तो यू कैन आस्क। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा सरदानी साहब, आप ये बताएं कि कैसा चल रहा है आपका ये सेशन, बच्चे किस हिसाब से चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है कुछ पढ़ाने का, कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे? कमेंट्स तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, असाइनमेंट्स भी जमा करवा रहे होते हैं, तो किस लेवल का काम कर रहे हैं, कुछ इस हिसाब से आप बताएंगे ज़रा। ओवरऑल तो ये काफ़ी अच्छा बैच चल रहा है माशाल्लाह से, और मज़े की बात ये है कि बच्चे बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि कुछ बच्चे बहुत मेहनत दे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस वो जो रोज़ का हो जाए या ना भी हो तो चलो खैर है, वो वाला हिसाब है। और अचानक उनको हफ्ते बाद ख्याल आता है कि अच्छा मेरा तो अभी टूल ही डाउनलोड नहीं हुआ है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन चीज़ ये बिल्कुल। है कि जो जितनी मेहनत करेगा एंड में उसको उतना ही फल मिलता है, सीधी सी बात है। और यस, बाकी ओवरऑल कुछ रिस्पॉन्स। बच्चों के अच्छा, काफ़ी कुछ इश्यूज क्वेश्चंस हैं आपके रेलिवेंट के, उनको लेक्चर्स में इशू आ रहा है मैं कि पढ़ अगर रहा आप, हूँ वो हाँ क्वेश्चंस। वो देख लें ऐसा ज़रा। है कि कुछ बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स डिमांड कर रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स, द पॉलिसी वाज, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक जो है वो बच्चों की डोमेन चेंज के हवाले से बच्चों को लेक्चर्स नहीं मिल रहे होते थे समझने में या इस प्रोसेस में लगे, तो हमने डिसाइड किया था कि बच्चे तब तक अपनी डोमेन चेंज करवा लें, यानी फर्स्ट वीक फॉर एडजस्टमेंट। तो हमने तभी फर्स्ट वीक के 4 लेक्चर्स हुए थे, क्योंकि फ्राइडे को 14th of August था,
तो उसकी छुट्टी थी, तो 4 लेक्चर्स बनते थे, वो 4 लेक्चर्स हमने रिपीट कर दिए ग्रुप के अंदर। अब उसके बाद से सेकंड वीक कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरा लेक्चर 8 मिसिंग है, 10 मिसिंग है, 12 मिसिंग है। तो यू शुड हैव टू बी विजिलेंट, यानी ग्रुप के अंदर लेक्चर अगली सुबह 9 बजे तक मौजूद होता है। किसी से कोई इमरजेंसी केस बनता है, पहले तो वो मुझे बताए। आपसे ईमेल, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर इसीलिए ही शेयर किया गया है मैंने अपना, कि आप मुझे रीज़न बताएं, लॉजिकल रीज़न। अगर आपसे स्किप होता है तो वो सारा दिन, वो सारी रात, अगली सुबह उठ के भी सुबह 9 बजे तक लेक्चर अवेलेबल होता है। अगर आप तब भी नहीं ले सकते तो दैट इज़ योर नॉन सीरियसनेस। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लें आप। बाकी अगर आपने इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लेनी है तो आप लेक्चर डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप कहीं शेयर कर सकते हैं। ये एसओपीज बड़ी क्लियर और जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में शेयर कर, मैंने एडरम की वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, काइंडली कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर लें। देखें, मुहर्रम की वजह से ये तो सिग्नल इश्यूज आज स्टार्ट हुए हैं ना। आई विल डिस्कस दिस इशू फ्रॉम हेड ऑफिस टीम कि आपको आज या कल के लेक्चर के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी जा सके। अगर जो भी होगा आई विल अनाउंस इन द ग्रुप। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आपसे अटेंडेंस नहीं लग रही, आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो देन वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकेंगे कि जी सर ये देखें ये स्क्रीनशॉट है, ये मसला आ रहा है। अब बच्चे कुछ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं जिसके अंदर जी लिखा हुआ आ रहा होता है कि जी आप टाइम के बाद या टाइम से पहले सबमिट करवा रहे होते हैं। बहुत दफ़ा ग्रुप के अंदर अनाउंस किया गया कि जैसे ही आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, नॉट लाइव टाइमर, आपका लेक्चर जब आपके टीचर आते हैं तब से अटेंडेंस स्टार्ट होती है और लेक्चर एंड होने के 15 मिनट बाद तक सेशन लाइव रहता है। इस दौरान अगर किसी की अटेंडेंस नहीं सबमिट हो रही होती, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं 24/7 लाइव होता हूँ, फ़ौरन से क्यूरीज के आंसर कर रहा होता हूँ और वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे होते हैं। अब जहाँ तक बात आ जाती है SNE की, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, उनसे रिलेटेड किसी कोई इशूज़ हैं तो उनसे कांटेक्ट करने का वाहिद और बेस्ट वे फॉर्म है। आप उनका फॉर्म सबमिट करें, वो आपको विद इन 2 to 3 आवर्स जो है आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं होता देन आप मूव करेंगे व्हाट्सएप की तरफ, देन आप मूव करेंगे उनके फ़ोन नंबर की तरफ। अगर तब भी नहीं होता देन आप मेरी तरफ मूव करेंगे। ये एक फ्लो है जिसको आपको फॉलो करना है। क्वेश्चंस हैं जी सर, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है जैसे आपको मैंने मैसेज में आपको रिक्वेस्ट की थी। यस, आप मुझे प्रियोर यानी पहले बताएंगे कि सर मुझे ये इमरजेंसी है, ये एट द स्पॉट इमरजेंसी बनती है, तो मैं आपको उसका वे बताऊंगा और वो मैं इनबॉक्स में ही बताऊंगा कि आप इस वक्त के लिए क्या फॉलो करें, और मैं आपको नोट डाउन कर लूँगा अपनी डायरी के ऊपर। तो आपके लेक्चर से रिलेटेड मैंने डिस्कस कर लिया कि कब से कब तक हमने पोस्ट किए ग्रुप में, व्हाट वर द SOPs। आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड मैंने बता दिया, उसके अलावा मैंने फीडबैक फॉर्म से रिलेटेड आपको बता दिया। और मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें। मेहरान, आई मस्ट टेल यू हारून योर मैनेजमेंट इज आउट ऑफ बॉक्स, कोऑपरेशन इज आउट क्लास यस्टरडे। थैंक यू मेहरान। शहजाद भुट्टा, सर मोस्टली आई कांट टेक लाइव क्लासेस, को हैव इंटरनेट इशू, काइंडली कंसीडर इट। शहजाद भुट्टा, अगेन बताया गया है कि अगली सुबह 9 बजे तक लेक्चर ग्रुप में अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं। फरीहा अरशद, सर आई हैव टोल्ड यू अबाउट माई फ्राइडे लेक्चर एंड अटेंडेंस। यस, आपने मुझे मेल भी की थी एंड आई हैव नोटेड इट डाउन। और दैट्स इट। मजीद किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो सर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों का फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी की बेसिस पर ही हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे होते हैं और अपने प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। और बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ये मज़ीद इम्प्रूव होता रहेगा आपकी फ़ीडबैक की बेसिस पर ही। वहाब शाह, 6 लेक्चर। वहाब, मैं इसका आंसर कर चुका हूँ। अब्दुल रहमान, सर हमारी टोटल अटेंडेंस शेयर कर दें। यस, मैं आपकी रिक्वेस्ट नोट डाउन कर रहा हूँ और विद इन 1 or 2 days आई विल शेयर। बाकी रह जाती है बात आज और कल के लेक्चर की, तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट और सिग्नल इशूज़ की वजह से ज़रूर हम लोग आपको कैटर करेंगे इस हवाले से। तो बाकी जो भी अनाउंसमेंट होगी मैं ग्रुप के अंदर अनाउंस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। सरदानी साहब, आप प्लीज़ अपनी क्लास टेक ओवर कर सकते हैं। यस अब्दुल शकूर, प्रोग्राम ऑनलाइन ही रहेगा चाहे यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए चाहे नहीं। देख लीजिएगा, उनके वो डबल नेम है एक स्टूडेंट के साथ, उनको यस, अब्दुल रहमान से मैंने 3 दफ़ा वैसे इनको पहले बता चुका हूँ कि ये अब्दुल रहमान, अगर कोई दूसरा अब्दुल रहमान लिस्ट के अंदर आएगा तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। ये जो अब्दुल रहमान है ये नहीं है, इनकी सारी प्रेजेंट्स हैं। अच्छा, गुलाम शबीर कह रहे हैं कर सकते हैं कि जो बच्चे काफ़ी टाइम से, जैसे हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला, जो बच्चे अब नहीं आ रहे उनको हम ग्रुप से निकाल दें इस तरह।
पॉसिबिलिटी है इस तरह की? एनरोलमेंट का प्रोसेस की शीट्स फाइनलाइज होकर हम हेड ऑफिस भेज चुके हैं और जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो विल री एनरोल ऑन रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। ठीक हो गया, ठीक, चलें ठीक है, थैंक यू। सर हारून से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 से 8 तक मैं इसका आंसर कर चुका हूँ। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम एंड थैंक यू सो मच क्लास। एंजॉय वेल, लर्न वेल एंड अर्न वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, आई होप आप लोगों के साथ, उनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। एक सिर्फ मैं चीज़ ऐड कर दूं जो बार बार हम कह चुके हैं कि बच्चे जी कहते हैं हमें ये वाला लेक्चर दोबारा अपलोड कर दें, वो वाला लेक्चर दोबारा अपलोड कर दें। आप लोग जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स लेते थे तब क्या करते थे? तब भी तो चीज़ें पढ़ रहे थे, तब भी चीज़ें हो रही थी। अगर कोई चीज़ मिस कर देते थे तो आप सिंपल किसी से नोट्स ले लिए या किसी से पूछ लिया कि उस दिन हमने क्या पढ़ा है और वो चीज़ दोबारा कर ली। ये तो आपको फ़ायदा है कि एक चीज़ अगले 9 बजे तक अपलोड है और आप दोबारा देख सकते हैं, अगले दिन देख सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग इन चीज़ों का मिसयूज़ ना करें कि चीज़ दोबारा अपलोड की जाए, दोबारा पढ़ाई जाए। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे से कोई चीज़ मिस होगी तो जस्ट मैं पूछ लूँगा कि आज क्या पढ़ाया गया है। अगर किसी के पास नोट्स हैं तो मुझे नोट्स दे दें, और उन नोट्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ा जा सकता है, ठीक है? तो कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मली आपकी मिस हो जाती है, कोशिश करें कि एटलीस्ट किसी से पूछ लें, किसी से नोट्स ले लें और फिर आप ओवरऑल उसको रिकवर कर लें। वैसे भी हम लोग आगे चल के हर फ्राइडे चीज़ रिवाइज़ करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडेज़ में रखूँ इसलिए कि फ्राइडे को कोई चीज़ आपकी रहती है तो उसको रिवाइज़ कर लिया जाए। अभी भी अगर ये 4 दिन गुज़रे हैं, इसमें आपकी कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ अभी तक आपको नहीं आती है, पिछले वीक में कोई चीज़ नहीं आती, आप उसको लिस्ट डाउन करें और रखें कि मैंने सरदाने से ये फ्राइडे को पूछनी है, ठीक है? तो ओके। अच्छा जी, अब आ रहे थे आपके कमेंट्स के ऊपर। सर कोई भी नहीं बताता कि क्या हुआ था लेक्चर में। ओके, अच्छे दोस्त बनाए, कोशिश करें सर। तब अपने फेलो से पूछ लेते थे सर, मैंने फर्स्ट लेक्चर से नोट्स बना रही हूँ, वीडियो रिवॉच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखें जी, एक हमारे पास स्टूडेंट आ गई हैं जो कि डेली नोट्स बना रही होती, तो आप में से किसी को इशू हो तो आप इनसे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है जी। ओके सर, अनग्रुप का बता दें कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, उससे अनग्रुप हो जाएगा। बाकी आप में से इसके जो भी क्वेश्चन है जो लास्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, चीज़ें जो पढ़ी हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग नोट डाउन कर लें। कल फ्राइडे को आपकी लेक्चर होगा 11:30 बजे और फिर हम तब आपका इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक हो गया। अभी आप में से किसी ने ज्वाइन करना है तो मैं वेट कर रहा हूँ। आई गेस आदिल ज्वाइन करना चाह रहे थे। आदिल, अब आप ज्वाइन कर लो और फिर कल इंशाल्लाह हम लोग बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे। इलस्ट्रेशन में शेप्स में बॉर्डर नहीं लगाते ना? लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप शेप किस तरह क्रिएट करो। कभी कभी होता है कि आप लोग शेप में आउटलाइंड स्टाइल देना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं बॉर्डर, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, आदिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आदिल को ऑनलाइन ले लूँ। ओके जी, आदिल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। वालेकुम सलाम जी। आदिल आप स्क्रीन शेयर करो अभी। सर हो गई शेयर? जी जी, आ रही है। हाँ बताओ क्या हुआ? सर इसमें एक सवाल पूछना था कि क्या ये वीज और ये आर मैंने किया है, ये नेगेटिव स्पेस कहलाएगी? नेगेटिव स्पेस कहलाएंगे? नहीं, अगर इनकी आउटलाइन ना होती तो फिर ये नेगेटिव स्पेस कहलाते। अभी क्योंकि आपने इनकी आउटलाइन देख के इनको प्रॉपर वी और आर बना दी है तो इसलिए नेगेटिव स्पेस में नहीं है। सही। अगर अच्छा आप एक इनको और चीज। क्रिएट करते ना आउटलाइन के बगैर तो फिर ये हो जाता। सही। अच्छा एक चीज शेयर करनी थी सर। हम्म। जब ये मैं इसको ट्रेस कर रहा था तो मुझे फील हुआ कि ये जो हाफ एरिया है। ये सेम है, आपने उसको रिफ्लेक्ट कर लिया। जी सर, ये हाँ हाफ मैंने क्रिएट किया, उसके बाद इसको मैंने कॉपी करके रिफ्लेक्ट करके इसको कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, नॉर्मली जब हम पोर्ट्रेट वगैरह कर रहे होते हैं ना, ट्रेस कर रहे होते हैं, उसके अंदर यही यूज़ होती है चीज़ कि आप हाफ क्रिएट करके और फिर हाफ को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये जो बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। जब आप फ्रंट फेसिंग किसी चीज़ को ट्रेस करोगे तो हाफ नॉर्मली जिसको होती है क्रिएट, और बाकी जो हाफ होता है उसको रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है? वो फिर उस दोनों को जोड़ देता है। सर इसका बाकी आदिल आपने बहुत डिटेल में काम किया और बहुत अच्छा लग रहा है ये। आगे चल के थैंक यू इस तरह के इलस्ट्रेशन को नॉर्मली मैस्कॉट कहा जाता है, MASCOT। मैस्कॉट जो होते हैं आपके स्पोर्ट्स के जो लोगोज वगैरह होती हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो अगर आपके इसमें हाथ बैठ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ये, और ये काफ़ी महंगे लोगोज होते हैं क्योंकि बहुत डिटेल्ड होते हैं, तो आप इनका आगे चल के सर्विस दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू जी।
ओके जी, आप में से कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से बताएं। ठीक है जी, फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग कल देख लेंगे मज़ीद, आप लोगों की रिवीजन वगैरह भी हो जाएगी। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।